मान लीजिए आप गवर्नमेंट एजेंसी हैं हो और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं आपके पास आता हूँ और ये कॉइन लेके कि ये कॉइन जादुई कॉइन है, ये जितनी बार भी आप उछालेंगे सीधा हेड ही आएगा, टेल आएगा ही नहीं। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे साबित करके दिखाओ। तो साबित करने के तरीके क्या हैं? आपके पास समय नहीं है कि आप तब तक खड़े होकर देखें जब तक मैं कॉइन टॉस करूं। आप बोलेंगे सारे एविडेंस इकट्ठे कर लो, साबित करो और यहाँ पे जमा कर दो। हम उसको एविडेंस को देखेंगे, अगर वो वैसा ही है तो हम अप्रूव कर देंगे कि एक ऐसा कॉइन है जो हर बार हेड आता है। और फिर आप यू आर ऑथोराइज टू सेल इट, आप उसको बेच सकते हैं, जहाँ भी चाहे बेच सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं एविडेंस इकट्ठा कर रहा हूँ। तो एविडेंस इकट्ठा करने का तरीका क्या है? सिंपल कि इसको मुझे उछालना पड़ेगा, राइट? और उछालेंगे तो आपको रिजल्ट पता ही है, आधी बार हेड आएगा, आधी बार टेल आएगा, लगभग ऊपर नीचे। तो जब मैं इसको उछालूंगा तो मैं एविडेंस इकट्ठे कर रहा हूं, तो उसको बाद में दिखाना है मुझे, तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं और फिर वीडियो रिकॉर्डिंग ले जाता हूं और सबमिट कर देता हूं एज जो गिवन फॉर्मेट में, और उसमें दिखाता हूं कि देखिए जितनी बार मैं इसको टॉस कर रहा हूं उतनी बार वो हेड आ रहा है। और एविडेंस मैंने प्रूव कर दिया और इस कॉइन को मैंने लॉन्च कर दिया और लोगों के बीच में, और लोग इसको खरीदने लगे। यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने की कोई चांस है क्या? कहीं कोई टेम्परिंग का कोई स्कोप है क्या? कहीं कुछ घोटाला हो सकता है क्या? वो क्या है? वो आपको आइडिया है कि मैंने यहाँ पे एक्चुअली क्या किया कि जो आधी बार जो नेगेटिव आ रहा था, वो टेल आ रहा था, उसको एडिट करके उसको मैंने दिखाया नहीं, वो रिजल्ट को मैंने छुपा लिया और जो पॉजिटिव वाला रिजल्ट है उसको इकट्ठा कर लिया, नेगेटिव के 2-4 भी डाल दिए बीच में, और ये प्रूव कर दिया कि मोस्ट नंबर ऑफ टाइम इट इज हेड, सो इट कैन बी सोल्ड लाइक अ coin which can give you head 90% of the time, right? Or that is what is happening. So that is the truth of the current medical science. और ये बात आज से 4 साल पहले तक, 4 या 5 साल हो गए इस चीज़ को नहीं पता थी। आप अगर एक गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाएंगे, clinicaltrials.gov, यूएस की गवर्नमेंट का, तो क्लिनिकल ट्रायल जब भी होते हैं पूरे दुनिया में, और उसकी ट्रायल से पहले रजिस्ट्री होती है कि आप बताते हैं कि ये ट्रायल मैं करने वाला हूँ, इस दवा का ट्रायल करने वाला हूँ। फिर वॉलंटियर्स होते हैं जो लिख के देते हैं कि ये ट्रायल हम पे हो जाए तो मैं वॉलंटियर कर रहा हूँ फॉर अ मनी। फिर वो ट्रायल होते हैं और ट्रायल का नियम है कि विदिन 1 ईयर वो ट्रायल का नतीजा कुछ भी है उसको आपको सबमिट करना है, उसको आपको मेडिकल जर्नल में पब्लिश करना है। दैट इज़ वॉट। जो लोग ट्रायल करते हैं वो एक बिजनेसमैन है, उनका सिर्फ काम ये है कि ट्रायल से अगर ये सक्सेस हो जाता है तो वो ट्रायल हम पब्लिश करेंगे और पब्लिश रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंप देंगे, एफडीए को सौंप देंगे, एफडीए उसके बेसिस पे अप्रूवल दे देगा, और वो अप्रूवल होने के बाद उसको ह्यूमैनिटी में, ह्यूमंस में उसको सेल करने योग्य हो गया, वो मिल गया, तो देन इट कैन बिकम ए बिजनेस। दैट्स व्हाट इज द मॉडल। और ये मॉडल चल रहा है पिछले करीब अब तो 100 साल हो गए। दिस इज द मॉडल इन द वर्ल्ड। जब भी अगर आपको भी कोई दवा लानी हो तो पहले क्लिनिकल ट्रायल में जाके ट्रायल करके दिखाना होगा, पहले रजिस्ट्री करनी होगी। अब क्या है कि जब ट्रायल करना है, मान लो एक दवा आपने खोज निकाला, एक मॉलिक्यूल, एक नया ड्रग आपने निकाला, तो आपको ट्रायल करके इसको प्रूव करना पड़ेगा कि इट इज़ वर्किंग मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर टाइम ये काम करेगा, कुछ टाइम नहीं भी काम कर सकता पर ज़्यादातर टाइम काम करेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, एक आइडिया ये है कि इस कॉइन की तरह आपने कई सारे ट्रायल कर दिए और उनमें से जाहिर है कई सारे ट्रायल, आधे ट्रायल नेगेटिव भी आ सकते हैं, उनको आपने हाइड कर दिया, राइट? वो ट्रायल को आपने दिखाया नहीं किया, उसको पब्लिश ही नहीं किया। पब्लिश करना ना करना वो आपके हाथ में है, राइट? क्योंकि वो ट्रायल आप ही कर रहे हैं, उसका कंट्रोल आपके ही हाथ में है, राइट? उसको पब्लिश नहीं कराया, उसको रजिस्टर शुरू में कर दिया, क्योंकि रजिस्टर किया बिना ट्रायल तो शुरू हो ही नहीं सकता। इट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड फर्स्ट, राइट? तो पहले रजिस्टर कर दिया, लेकिन जब रजिस्टर कर रहे हैं तब ये नहीं पता इसका नतीजा क्या आएगा, और जब नतीजा या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। द मोमेंट इट इज नेगेटिव तो उसको फिर आगे पब्लिश नहीं कराई, उसकी बात गोलमोल कर दिया, उसको कभी पूछा भी नहीं। 2012 में इसका खुलासा हुआ। सारे ट्रायल जितने हैं, जब से एफडीए बना तब से सारे ट्रायल को इकट्ठा किया और देखा गया कि 50%, एग्जैक्टली 50% ऑफ द ट्रायल आर नेवर बीन रिपोर्टेड। उनका रिपोर्टिंग हुई नहीं कभी। फिर उन ट्रायल को ट्रैक किया गया कि देखें तो वो ट्रायल कहाँ पे, उसके एविडेंस क्या है, तो पाया गया कि वो वाले ट्रायल है। 95% ऑफ द ट्रायल जो रिपोर्ट नहीं हुए, दोज आर द ट्रायल दोज हु वर शोइंग द नेगेटिव रिजल्ट, जिनका रिजल्ट क्या नेगेटिव था। अगर वो ट्रायल भी अगर शामिल हो जाते तो आप विश्वास नहीं करेंगे, एक भी दवा,
एक भी दवा, जितनी भी दवा आपका नाम जानते हैं, आप कभी खाया हो या खा रहे हैं, एक भी दवा आज मार्केट में हो नहीं सकती, हो नहीं सकती, राइट। इसी का रिजल्ट ये है कि मान लीजिए मैंने साबित कर दिया कि ये हेड है, फिर आपने ये ट्रायल से पास हो गया और फिर ये दुकान में बिकने लगा, आप इसको यूज़ करने लगे, तो चाहे मैंने गवर्नमेंट से छुपा लिया, एफडीए से छुपा लिया, लेकिन जो जब आप एक्चुअली इसको यूज़ करेंगे तो भी क्या हर बार हेड आएगा? तब तो नतीजा सामने आएगा ही, और वो, लेकिन जब तक सामने आएगा तब तक 2-4 साल बीत चुके होंगे, और तब तक मैंने पैसा कमा लिया, और तब तक फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, वो क्या कर सकती है ज़्यादातर, इसको बैन कर देगी। लेकिन बैन करने का जो मेडिकल इंडस्ट्री में जो प्रोसेस है, कोई दवा अप्रूव होने के बाद बैन करने का जो एवरेज टाइम है, एवरेज टाइम दैट इज अबाउट 18 ईयर्स, 16 to 18 ईयर्स, राइट। दवा मार्केट में आई और उसके बाद एडवर्स रिएक्शन पता करने के लिए पता होता, इट टेक्स अबाउट 4 to 5 ईयर्स। आपने आज जो दवा खाया, इसका एडवर्स रिएक्शन आप पे क्या होगा वो आज तो थोड़ा बहुत पता चलेगा, इन द फॉर्म ऑफ हेडेक, इन द फॉर्म ऑफ लूज मोशन, इन द फॉर्म ऑफ स्टमक एक, इन द फॉर्म ऑफ वीकनेस या फिर एलर्जी। लेकिन एक्चुअल एडवर्स रिएक्शन क्या होगा वो आज से ऑन एवरेज 4 साल 2 महीने तब पता चलेगा। लेकिन तब तक लाखों लोगों ने ऑलरेडी वो दवा खा लिया है और सिमल्टेनियसली उनको वो एडवर्स रिएक्शन ऑलरेडी होना शुरू कर दिया है, और वो एडवर्स रिएक्शन रिपोर्टिंग हुई। रिपोर्टिंग होने के बाद एफडीए का अपना प्रोसेस है, इट विल टेक सम ईयर्स कि उस रिपोर्टिंग को प्रूव करके फिर लॉ को अप्लाई करके फिर उस मेडिसिन को बैन करना। तो वो पूरा जो एक साइकिल है, दैट साइकिल इज अबाउट 12 ईयर्स टू 16 ईयर्स टू 18 ईयर्स, 18 साल। और 18 साल काफ़ी होते हैं एक दवा को एक दवा को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए, सारा उसको निचोड़ने के लिए। और उसके बाद वैसे भी वो जेनरिक दवा बन जाएगा, तब वो उस कंपनी का वो इंटरेस्ट का रहेगा भी नहीं, राइट। तो तब तक वो दूसरी 2 दवाइयां और ढूंढ के उसको मार्केटिंग भी कर चुका है, राइट। तो दैट इज द ट्रूथ। आज जो दवा आप खा रहे हैं इस वक्त, आप में से सब के सब कोई ना कोई छोटी मोटी दवा ले ही रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज प्रिवेंटिव मेडिसिन, राइट, कि हार्ट अटैक से बचाएगा या ब्लड प्रेशर से बचाएगा, कुछ हो ना जाए ले लें, राइट। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि दवा खाने की वजह से आप जिंदा नहीं हैं। मुझे हैरानी है कि दवा खाने के बावजूद भी आप जिंदा हैं। मैं देखता हूं मेरे पास जो पेशेंट आते हैं 19 गोलियां 20 गोलियां, पूछता हूं तो पिछले 10 साल से खा रहे हैं, 20 साल से खा रहे हैं। मैं हैरान हूं, तब भी ये जिंदा है और चल के भी आया है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। आज मान लो इससे जो भी 3 घंटे का जो लेक्चर है हमारा, 2 घंटे का ये लेक्चर होगा, राइट, और उसके बाद 2 घंटा या पौने 2 घंटे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर राउंड होगा। क्वेश्चन आंसर राउंड मतलब जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको मानना नहीं कि क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आपको मानना है, आपको क्वेश्चन करना है, राइट। तो आपके दिमाग में सवाल आएंगे थ्रू आउट दिस सेशन। जितने भी सवाल आएंगे आपको लिखना है। आपके पास एक फीडबैक फॉर्म है, उसके नीचे क्वेश्चन लिखने की जगह अलग है, वहाँ लिखना है, क्योंकि हो सकता है कि इस दौरान भूल भी जाएं आप। और अगर इस दौरान उस सवाल का जवाब नहीं मिल गया ऑटोमेटिकली, तो वो जो पर्ची है वो आप सबमिट करेंगे यहाँ पे, एंड आई विल टेक 1 by 1 और उनको मैं देन आई विल आंसर। उस आंसर से भी संतुष्ट नहीं है तब भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मतलब ये इंट्रैक्शन है। इंट्रैक्शन में मैं ये साबित करना चाह रहा हूँ आपसे, और सबसे अच्छी बात है कि मुझे यहाँ पे 3 दिन का मौका मिला। 3 दिन का। नॉर्मली जाता हूँ तो 1 दिन में गया और जो भी बोला और बोल के आगे चले गए, लेकिन 3 दिन काफ़ी होते हैं रिजल्ट को देखने के लिए, राइट। तो अगर आपको रिजल्ट देखना है तो 3 दिन काफ़ी होते हैं। तो जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको 3 दिन करना भी है, और तीसरे दिन वो रिजल्ट भी सामने आ जाएगा कि ऐसा होता है या सिर्फ बातों में अच्छा लगता है, राइट। सो सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे वी आर देयर फॉर 3 days, नॉट जस्ट 1 day, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो यहाँ पे आज का जो है डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन टुडे द फर्स्ट डे, राइट। तो आज घर जाके अगर आप डायबिटीज़ की और हाइपरटेंशन की दवा छोड़ देंगे, जो कि आप पिछले 10 साल से ले रहे थे, 15 साल से ले रहे थे, कोई 20 साल से ले रहे थे, तो क्या होगा, राइट। क्या होगा अगर ऐसा करेंगे तो, और ऐसा सब लोग करेंगे तो बस एक ही चीज़ होगा, वो कंपनियां बंद होने लगेंगी। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ये मैं पक्का बता रहा हूँ, राइट। दैट इज फर्स्ट थिंग। लेकिन एक बात आपको ध्यान से समझना है कि क्योंकि आप वो दवा कई साल से लेते आए हैं, तो आपके बॉडी ने अपने आप को उस दवा के हिसाब से ढाल लिया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आपको उस दवा की जरूरत नहीं है, लेकिन सिंस यू हैव बीन टेकिंग इट फॉर सो लॉन्ग, तो आपके बॉडी ने, आपकी बॉडी का आधार यह है, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, कि वो अपने आप को ढाल लेता है, राइट, रीएडजस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंसुलिन लेते रहेंगे तो बॉडी क्या करेगी कि इंसुलिन बनाने की को थोड़ा कम करेगी। सिंस यू आर ऑलरेडी टेकिंग इंसुलिन, सो बॉडी की जो इंसुलिन की अपनी प्रोडक्शन है उसको कम करेगी, ताकि बॉडी बाहर की इंसुलिन को एकोमोडेट कर पाए, राइट।
और कम करते हुए कई साल निकल गए हैं, अब अचानक अगर आप इंसुलिन छोड़ेंगे राइट नाउ तो बॉडी के लिए झटका लगेगा एंड तब थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट और डिफिकल्टी वो आ सकती है। इसीलिए छोड़ना एक आर्ट है कि हम ऐसे छोड़ें बॉडी को बता के, देखो भाई आज रात को मैं छोड़ने वाला हूँ, राइट। तो बॉडी बोलेगा एक बार रुक जाओ, पहले मैं फैक्ट्री, इंसुलिन की फैक्ट्री का नाम क्या है, पैनक्रियास को मैं बोल देता हूँ कि आज से प्रोडक्शन चालू करना है, तो आज से प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, तो आज तो पहला ही दिन है, तो कल का ब्लड शुगर ठीक आएगा, है ना। तो वो कैसे बॉडी को बताना है कि आपको आज से ये दवा मिलने नहीं वाली, आपको अपने पैरों पे ही खड़ा रहना है और वो रीएडजस्टमेंट करनी है, दैट इज समथिंग विच इज आर्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू इट। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग तब है जब इसको आप घर में जाके आज इंप्लीमेंट करेंगे, और इंप्लीमेंट आप तब कर पाएंगे जब आप पहले तो अंडरस्टैंड करेंगे एंड सेकेंड इज व्हेन यू एक्सेप्ट इट, और एक्सेप्ट तब करेंगे जब आप सहमत हो जाएंगे और क्वेश्चन आंसर पूछ के अपने डाउट्स क्लियर कर लेंगे, तभी हो सकता है। क्योंकि जो भी आप सुनने जा रहे हैं इट इज गोइंग टू बी इन कॉन्ट्रडिक्शन विद व्हाट यू हैव बीन हियरिंग सिंस लास्ट सेवरल ईयर्स। जितना भी कुछ आपने सुना उसका कुछ अपोजिट ही आप सुनने वाले हैं नॉर्मली, राइट। तो दुनिया में इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो अक्सर बीमार रहता है। कभी आपने देखा कोई बिल्ली को हार्ट अटैक हो गया हो, कोई कुत्ता है डायबिटीज का, या कोई गाय है हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियां इंसान के लिए है, इंसान ही इससे सफर करता है। आज से 100 साल पहले, टुडे इट इज 2018, जब 1918 था तब ये डायबिटीज नाम था भी नहीं, हाई कोलेस्ट्रॉल नाम का कुछ होता ही नहीं था, हाइपरटेंशन, देयर वाज नथिंग कॉल्ड हाइपरटेंशन। बाय द टाइम इट वाज 1940s तक आए, तब कुछ कुछ केसेस दिखने लगे हार्ट अटैक के, हार्ट की बीमारी के। सो जैसे जैसे बीमारियां आती रहती हैं दुनिया में, तो साइंस क्या करता है, जिसे हम साइंस बोलते हैं, उसका कोई ना कोई दवा के रूप में आंसर ढूंढता है, आंसर इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन क्या हो सकता है इसका, जो इमीडिएटली हमें कुछ रिलीफ दे या कुछ ऐसा लगे कि ये सोल्यूशन है। तो जब हार्ट की बीमारी आई, जो कि 1940 में धीरे धीरे आने लगी, तो हार्ट की बीमारी जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे दवा की खोज भी बढ़ती गई। 1942 में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, दैट इज़ अ 150 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी, उसने दवा खोज किया। लेकिन दवा लॉन्च करने से पहले, इंसान पे ट्राई करने से पहले कहाँ ट्राई करना होगा, इट हैज़ टू बी ट्राइड ऑन एनिमल्स, जानवरों पे। लेकिन हेल्दी जानवर पे ट्राई करेंगे तो कुछ आंसर नहीं मिलेगा, ऐसे जानवर ढूंढने हैं कि जिनको हार्ट की बीमारी हो। और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, उनको पूरे दुनिया में से एक भी ऐसा जानवर नहीं मिला जिनको हार्ट की बीमारी हो। तो ट्राई कैसे करें, किस पे ट्राई करें, तो उन्होंने क्या किया, हेल्दी मंकीज, और उस समय की बात करें या आज की बात करें, पूरे दुनिया में हार्ट के सबसे ज़्यादा पेशेंट हैं वो भारत में है। अगर WHO के अनुसार अगर 60% ऑफ द, अगर 100 लोग आज हार्ट की बीमारी से मरते हैं, 60% ऑफ देम आर इंडियंस, आज भी और तब भी, राइट। तो न जाने कैसे उन साइंटिस्ट को लगा कि भारत में न जाने कुछ ऐसा है, उनकी मिट्टी में शायद कुछ है कि यहाँ पे हार्ट की बीमारी ज़्यादा होती है, तो शायद भारत के बंदरों को भी हार्ट की बीमारी दिलाना आसान होगा। तो 15 भारत के से मंकीज उन्होंने इंपोर्ट किए और ये डिसाइड किया कि अगले कुछ समय तक इनको ह्यूमन लाइफस्टाइल में रखेंगे, इस उम्मीद से कि कुछ समय बाद इनको भी हार्ट की बीमारी हो जाएगी, फिर दवा दे के इन पे टेस्ट किया जा सकता है। तो ये चलता रहा, तो उन मंकीज़ का लाइफस्टाइल चेंज हो गया, वही वाला जो लाइफस्टाइल आपका है। सुबह उनको चाय बिस्किट मिलने लगा, उसके बाद ब्रेड मिलने लगा, उसके बाद पकोड़े मिलने लगे, नूडल्स मिलने लगे, रोटी मिलने लगी, और बिल्कुल जैसा लाइफस्टाइल आपका इस वक्त है। और ऐसा चलता रहा कुछ समय तक, कुछ साल तक, एंड बाय द टाइम इट वाज 1952 एक भी मंकी को हार्ट की बीमारी हुई नहीं। इसके बावजूद भी साइंटिस्ट लोगों को बड़ा दुख हुआ और बड़ा गुस्सा भी आया उन बंदरों पे, और गुस्से में वो बंदरों को डराने लगे, धमकाने लगे, डंडा लेके पीछे भागने लगे उनको मारने के लिए। ऐसे फ्रस्ट्रेट हो गए साइंटिस्ट, एंड रातों को जगाने लगे, उनको जगा के रखने लगे। बाय द टाइम ऑफ 1957 एक बंदर को हार्ट अटैक आ गया, और साइंटिस्ट को बड़ी खुशी हुई, कम से कम हमने एक बंदर को हार्ट अटैक तो दिलाया। बोलने का मतलब मैं ये है कि एनिमल्स में हार्ट डिजीज होना या हार्ट अटैक आना इज नियर इम्पॉसिबल, और इंसानों की बात करें और यहाँ पे बात करें, करीब हम लोग सब मिला के, मुझे मिला के पूरा ऑडिटोरियम भरा, मुझे डॉक्टर गुलाब ने बताया 1000 सीट है यहाँ पे, तो मुझे मिला के करीब यहाँ पे 1000 लोग हैं, तो हम में से करीब 300 लोग, 350 लोग इंक्लूडिंग मी आर गोइंग टू डाई ऑफ हार्ट डिजीज, राइट। वो 350 लोग कोई भी हो सकते हैं। तो इंसान में हर तीसरा इंसान हार्ट की बीमारी से मरता है, राइट।
अब देखिए हम बात कर रहे हैं डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन और डायबिटीज ये कोई बीमारी नहीं है, ये मेडिकली इसको बीमारी नहीं बोलते हैं। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर का एक लेवल से ऊपर रहना, दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। और ब्लड शुगर का मतलब, डायबिटीज का मतलब एक नंबर से, एक आंकड़े से अगर शुगर का नंबर ज्यादा आया, हेल्थ कैसी उसे कोई मतलब नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, लेकिन एक नंबर से, एक नंबर आपको दे देंगे, उससे अगर आंकड़ा ज्यादा आया तो उसको बोलते हैं डायबिटीज। और दुनिया में देखा गया है ऐसा कि जिन लोगों का ब्लड शुगर एक नंबर ज़्यादा रहे और लंबे लंबे समय तक रहे, तो ऐसा माना जाता है कि उनकी हार्ट की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, दे देमसेल्फ इटसेल्फ आर नॉट ए डिजीज, वो अपने आप में बीमारी नहीं है, लेकिन ऐसा रहना और लंबे समय तक रहना से हार्ट की बीमारी, किडनी फेलियर ऐसा हो जाता है, आँख खराब हो सकते हैं। तो इसके लिए हम इन दोनों को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, एक नंबर, एक दायरे के अंदर रखना चाहते हैं। ये है प्रेजेंट क्राइटेरिया, ये है प्रेजेंट कंसेंसस। दो चीजें हैं, एक तो क्या हम पे काम करती है वो एक अलग बात है, और क्या कन्वेंशनली माना गया है वो एक अलग बात है। दोनों चीज एक हो भी सकती है, दोनों चीज एक नहीं भी हो सकती हैं। ये डिसाइड कौन करेगा? सिर्फ एक इंसान करेगा, वो है आप खुद, क्योंकि वो आपकी सेहत है, किसी की सेहत नहीं है। इट इज योर हेल्थ। और पूरे हमेशा अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही इंसान अपने साथ रहता है, आपके साथ रहता है, वो है आप खुद। तो आपसे ज्यादा आपके हेल्थ के बारे में दुनिया में कोई नहीं बता सकता, कोई मॉनिटर, कोई मशीन, कोई डॉक्टर नहीं बता सकता। मान लीजिए आपको हेडेक है, कौन सा एमआरआई बता देगा कि आपको हेडेक है? वो आप ही बताएंगे ना, मुझे हेडेक है। डॉक्टर बोलता नहीं आपको हेडेक नहीं है, आप बोल रहे हैं, तो किसकी बात मानेंगे? सो एक्चुअली आप देखें, जो डायग्नोसिस है, वो डायग्नोसिस करने की जो ताकत है वो सिर्फ इंसान के पास है, उस इंसान के पास जो कि उस इंसान अपने अंदर रहता है। कोई और डायग्नोस नहीं कर सकता, और कोई और एक आंकड़ा दे सकता है, वो आंकड़ा मिसलीडिंग हो सकता है, और मिसलीडिंग हुआ, उस आंकड़े को रेफरेंस मान के आप दवा लेने लगेंगे तो आपने ऑलरेडी बीमारी का रास्ता चुन लिया है। तो वो रास्ता किस तरह से चुनते हैं, इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। एक मेडिकल कॉलेज महासा मलेशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज, और वहाँ मुझे इनवाइट किया गया लेक्चर देने के लिए। और मैं थोड़ा पहले पहुँच गया, तो मेरे से पहले ऑलरेडी एक लेक्चर चल रहा था इसी टॉपिक पे, और वो एक प्रोफेसर का था। तो वो कैसे पढ़ाई होती है उससे आप थोड़ा अंदाज़ा लगाइए किस तरह से हम बीमारियों को इन्वाइट करते हैं। तो महासा मेडिकल कॉलेज में एक प्रोफेसर का एक लेक्चर कुछ, मान लीजिए आप मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, राइट। नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज नहीं, एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट है, आज आपका पहला दिन है और मैं आपका प्रोफेसर हूं, तो कैसे पढ़ाई होगी? ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। Today I welcome you all to the first day of this medical college, and you are going to learn about the medicine, and we'll start with hypertension. हम हाइपरटेंशन से शुरू करेंगे, हाई ब्लड प्रेशर शुरू करेंगे। और हाई ब्लड प्रेशर आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को होने लगा है। और हाई ब्लड प्रेशर, कई सारी दवाइयाँ हैं, कई सारे टाइप ऑफ दवाइयाँ, उनमें से एक दवाई की आज बात करेंगे, डायरेटिक्स, जो कि सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है और सबसे ज़्यादा सेफ है भी। इसमें डिस्कम्फर्ट सबसे कम होता है, और ये दवा देते ही एकदम से पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो इसमें लेकिन फिर भी थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हैं इसमें पेशेंट को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, इंपोर्टेंसी हो सकती है, एबनॉर्मल रिदम हो सकता है, पैल्पिटेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस, जॉइंट पेन, लेथार्जी, टायर्डनेस, वीकनेस हो सकता है। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। अगर पेशेंट आपको आके बोलता है कि मुझे इंपोर्टेंसी हो गई है, तो उसके लिए हमारे पास दवा है वायग्रा। लेकिन वायग्रा देने के बाद भी थोड़ा बहुत उसके साइड इफेक्ट तो होते ही हैं। उससे वीकनेस हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर पेशेंट आता है, बोलता है कि मैंने वायग्रा तो लिया लेकिन मुझे हेडेक होने लगा, तो आप उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है, पैरासिटामोल। और पैरासिटामोल लेने से भी कॉन्स्टिपेशन, एलर्जी रिएक्शन तो हो ही सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हर चीज़ के लिए हमारे पास एक दवा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंडाइजेशन की बात करते हो तो इमीडिएटली हम उसको दे देंगे ज़ैंटैक, और ज़ैंटैक देंगे तो हो सकता है कि वो वापस आए, बोले कि मुझे तो इंसोम्निया हो गया, नोजिया हो गया, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन, बिकॉज ये होता ही है उससे। लेकिन चिंता करने की बात नहीं, उसके लिए भी हमारे पास एक दवाई है, राइट। ठीक इसी तरह से एबनॉर्मल रिदम वाले को आप प्रोंस्टाइल दे देंगे तो उनको डायरिया हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है। लेकिन डरने की बात नहीं, लॉस ऑफ एपेटाइट का अगर वो कंप्लेन लेके आएगा तो इमीडिएटली उसको इमोडियम दे देंगे, और इमोडियम देंगे तो उसको कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस तो होगा ही, एब्डोमिनल पेन और वॉमिटिंग भी हो सकता है। लेकिन घबराने की बात नहीं, उसके लिए भी हमारे पास एक दवा है, राइट। तो इस तरह से दवाई की लिस्ट बढ़ती जाती। एट द एंड ऑफ द डे वो पेशेंट भूल जाता मैं किस वाली बीमारी के लिए गया था। उसको सिर्फ इतना याद रहता है
कि मुझे सुबह क्या खाना है, कौन सी दवा, दोपहर को कौन सी दवा, रात को कौन सी दवा, और कुछ तो आधी रात को कौन सी दवा, अलार्म लगा देते हैं, आधी रात को भी उठते हैं, राइट। तो वो दवा खाने लगते हैं लाइक ए फूड, राइट, दिन रात, और लगता है कि इस दवा की वजह से मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं बचा हुआ हूँ। तो अब आप खुद ही समझ रहे हैं कि आपने इनवाइट किया द प्रॉब्लम। एक बात जो मैंने इसका ये हटा देते हैं अभी ना, इट इज डिस्ट्रैक्टिंग। एक बात मैंने आपको शुरू में बताई कि जितनी सारी दवाएं, मैं किसी एक दवाई की बात नहीं कर रही, जितनी सारी दवाइयों के नाम आप जानते हैं, जितनी सारी दवाइयों को कभी देखा या लिया है, हर दवाइयों का अगर हम केस स्टडी करें तो पाएंगे कि 50% ऑफ द साइड इफेक्ट जो थे, जो नेगेटिव पार्ट, जो कॉइन का जो टेल पार्ट है, वो उन्होंने हाइड कर दिया, इसीलिए वो दवा दुनिया में आई है। लेकिन दुनिया में आने के बाद जब लोग लेंगे तो साइड एडवर्स रिएक्शन होगा, एडवर्स रिएक्शन रिपोर्टिंग होगी, रिपोर्टिंग होने के बाद वो एफडीए में जाएगा, फिर लॉ उसको जांचेगा, और वो 18-20 साल बाद दवाइयाँ बैन हो जाएंगी, राइट। तो ये एज इफ कि आप एक मोहरा है और एक बिजनेस चल रहा है, उस पार्ट है। तो दवा लेना एक बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बात है आजकल के टाइम पे। अगर हम बात करें मॉडर्न मेडिसिन की, इट इज़ एन इररिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर ओन हेल्थ, राइट। आप बीमारी इसलिए हैं क्योंकि आपने शुरुआत ही गलत की थी, शुरुआत गलत की। मान लीजिए आप जाना चाहते हैं आगरा, राइट, एक डायरेक्शन गलत हो गया, फिर चाहे कितना भी आप ध्यान से जाएंगे वो डायरेक्शन गलत ही होता जाएगा, गलत ही होता जाएगा। तो उसको कहीं ना कहीं आपको रोकना होगा। जो हेल्थ का रास्ता है वो दवाई के रोकने के बाद ही आ सकता है, दवाई के साथ हेल्थ का रास्ता तो आ नहीं सकता। अगर आना होता तो पिछले 20 साल से, 30 साल से, कुछ लोग 40 साल से दवा ले रहे हैं, तो आज तो वो सबसे हेल्दी होते हैं ना, राइट। तो ये बात आपको, यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड दिस। तो अब यहाँ पे क्या करना है, व्हाट शुड वी डू एट दिस स्टेज, यहाँ तक तो है, लेकिन अब क्या करना है, आज घर जाके क्या करना है, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अपने से मतलब है, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि हम क्या करें कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। जो भी इंसान इस दुनिया में आया है कभी ना कभी तो जाएगा ही, लेकिन बीमार पड़ के, सड़ के, दर्द के साथ, पूरे दिन भर में हमेशा हमने पैसे भी गंवा दिए, तो इतने पेनफुल तरीके से लास्ट के कुछ साल बिता के जाना, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जीवन के आखिरी दिन तक भी हम हेल्थी रह पाएं। अगर तो पहले तो बीमारी नहीं है तो ना हो, और अगर है तो वो कैसे, हाउ वी कैन बी फ्री ऑफ इट, उसको समझने के लिए पहले तो वो समझना है। वंस यू अंडरस्टैंड, देन यू बिकम द ड्राइवर ऑफ योर ओन कार, योर कार इज योर बॉडी, राइट। सो उसको समझने के लिए आप सिर्फ एक उदाहरण पे गौर कीजिए। आज ब्लड प्रेशर शुरू करने बोला है मुझे, तो मैं ब्लड प्रेशर की बात एक एक करके खत्म करते हैं, राइट। सारी बीमारियां आएंगी इन 3 दिनों में, कोई बीमारी ऐसा नहीं है कि जो नहीं आएगी। वैसे तो टोटल 8000 तरह से बीमार पड़ सकता है इंसान, लेकिन उसको बेसिक 5 तरीके से ही हम उसको सुलझा सकते हैं। तो वो 5 तरीके इन 3 दिन में आएगा। सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट है वो ब्लड प्रेशर है। अब आप क्या करते हैं, आप जाते हैं डॉक्टर के पास ब्लड प्रेशर चेक कराने, स्टेप बाय स्टेप समझिए इसको, राइट। और जैसे ही डॉक्टर की शक्ल देखते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जितना बूढ़ा डॉक्टर उतना ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाए, जितना महंगा हॉस्पिटल उतना ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया, राइट। जितना ज्यादा डिग्री उसके बाहर लिखा है उतना ज्यादा ब्लड प्रेशर। अब डॉक्टर चेक करेगा आपका ब्लड प्रेशर, बोलेगा देखो यार आपकी ब्लड प्रेशर तो इतनी ज्यादा है, ये वाकई में हाई है, राइट। वो बोलेगा और ये दवा ले लो, वो कर लो, और जैसे ही आप हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, राइट। सो आंकड़े कहते हैं कि 80%, अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी 1987, 80% द पेशेंट हैव हायर रीडिंग इन द डॉक्टर्स ऑफिस, राइट। जो दैट इज कॉल्ड व्हाइट कोट सिंड्रोम। व्हाइट कोट सिंड्रोम मतलब सिंपल भाषा में सफेद कोट देखते ही ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, राइट। तो ये ब्लड प्रेशर, जैसे मैं बोला, कोई बीमारी नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ हमारे लिए प्रोटेक्टिव मेजर है। मान लीजिए मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, अचानक मैं उधर देखता हूँ एक सांप आ गया, अब क्या होगा, एकदम से मैं घबराऊंगा, एकदम से, राइट, और मैं जंप करूंगा, मैं अलर्ट हो जाऊंगा। इस वक्त अगर कोई मेरा ब्लड प्रेशर चेक करेगा तो कितना मिलेगा, 200/100 या 300/200, कुछ भी मिल सकता है। तो क्या मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ? आई एम नॉट ए ब्लड प्रेशर पेशेंट, राइट। वो तो मुझे अलर्ट करने के लिए, इमेजिन कीजिए एक ज़ीब्रा जंगल में है, अचानक उसको एहसास होता है कि एक शेर आसपास ही है, तो क्या होता है, उसके कान खड़े हो जाते हैं, उसकी आंखें ज़्यादा देख पाती हैं, उसके धड़कनें बढ़ जाती हैं, तो उसके पैर और ज़्यादा तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए या भागने के लिए, राइट। तो ये नेचर का दिया हुआ एक प्रोटेक्टिव टूल है हमारे बॉडी को, हाई ब्लड प्रेशर, राइट।
तो उस हाई ब्लड प्रेशर में हमारे सारे ऑर्गन अलर्ट होके उस इमरजेंसी सिचुएशन से हम कैसे बचें, कैसे भागें, राइट, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर आता है। वो तभी हो सकता है जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा तेज़ी से हो, न्यूट्रिशन जगह जगह पे जहाँ ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, जिन मसल्स को वहाँ पहुँचे, ऑक्सीजन पहुँचे, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर। यानी कि जैसे आप डॉक्टर के चैम्बर में हैं, आपके ब्रेन ने अलर्ट कर दिया, राइट, तो आपको क्या करना है, भागना है वहाँ से जीब्रा की तरह, लेकिन आप वहीं बैठे रह जाते हैं, राइट। तो आपके ब्रेन ने तो अलर्ट किया था। अब मान लीजिए मैं ऐसा करता हूँ कि चलो भाई, डॉक्टर से अगर पूछेंगे भाई कितना ब्लड प्रेशर रहना चाहिए, मैं तो जिंदा रहना चाहता हूँ 100 साल, क्या क्या नंबर बोलेंगे डॉक्टर? कोई भी 120/80, राइट, कि भाई 120/80 ले आओ तो आपकी लंबी आयु होगी, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज के चांसेस कम होंगे, किडनी फेलियर के चांसेस कम होंगे। तो मैंने अपने बॉडी में कुछ ऐसी फिटिंग कर दी, ऐसी सेटिंग कर दी कि मेरा ब्लड प्रेशर जो है 120/80 पे रहता है हमेशा, बिल्कुल परफेक्ट, बिकॉज मैं लंबा जीना चाहता हूँ। अब मैं लेक्चर दे रहा हूँ, अचानक मैंने देखा पीछे एक सांप आ रहा है बड़ी तेजी से, तो मेरा रिएक्शन क्या होगा? ठीक है, आने दो। मतलब मेरे अंदर जो डर का आएगा, जो इमरजेंसी आएगी, जो अलर्टनेस आएगी, वो अलर्टनेस ब्रेन तभी देगी। ब्रेन क्या करती है? हार्मोन बनाती है। वो हार्मोन को ब्रेन बोलती है, केमिकल को, कि फटाफट इस हार्मोन को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना है। वो तभी तो होगा ना जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन मेरी तो सेटिंग 120/80 पे है, राइट, तो मैं तो खड़ा ही रह गया कि चलो आने दो, मेरा क्या जा रहा है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हाई ब्लड प्रेशर इज नॉट ए प्रॉब्लम, नॉट हैविंग हाई ब्लड प्रेशर कैन बी ए प्रॉब्लम समटाइम्स, राइट। सो ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, कि ब्लड प्रेशर को हमें अंडरस्टैंड करना होगा एज एन एक्सपर्ट ड्राइवर। आपका आप देखिए, मान लीजिए ओलंपिक के रेस में आप खड़े हैं, ऐसे करके खड़े हैं, दौड़ने के लिए बहुत सारे और भी एथलीट खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, और वहाँ से आवाज़ आ रही है 4 3, काउंटिंग होती है ना, 2। अब 2 की आवाज़ आपके कान में गई, अभी आप खड़े ही हैं सिर्फ, इस वक्त आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा या इस वक्त ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा? फर्स्ट या सेकेंड? ज़्यादा होगा, राइट। लेकिन याद रखिए, आपने कुछ किया नहीं है, आपने अभी हिले भी नहीं अपनी जगह से, लेकिन ब्लड प्रेशर कितनी तेजी से हो गया? बिकॉज हाई ब्लड प्रेशर इज व्हाट, आपका बॉडी प्रिपेयर कर रहा है आपको वो आने वाले चैलेंज को फेस करने के लिए, इजंट दैट राइट? सो दैट इज कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर। और अगर ब्लड प्रेशर अगर उतने का उतना ही रहेगा तो जाहिर है कि आप जीत नहीं सकते रेस को, राइट? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर क्या होता है उसको अंडरस्टैंड करना, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर हाई रहता रहे राइट काफ़ी समय तक, तो हो सकता है कि दिक्कत है। तो कंसिस्टेंटली हाई कब रहता है और कब टेम्प्रोरी हाई रहता है? टेम्प्रोरी हाई मतलब जब ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं उस वक्त हाई। कितने % लोगों को उस वक्त हाई होता है? मैंने बताया था अभी 80%। यानी कि अगर आप कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेते हैं कि 80% वो लोग जो अभी दवा ले रहे हैं, हो सकता है कि उनको ब्लड प्रेशर था ही नहीं, इट वॉज जस्ट अ टेम्प्रोरी व्हाइट कोट सिंड्रोम, राइट? वो टेम्प्रोरी व्हाइट कोट सिंड्रोम ही था। पहली बात तो ब्लड प्रेशर कोई ऐसी चीज नहीं जिसको आपको मेजर करने की जरूरत हो, जिसको मेजर करना भी चाहिए। दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी मिसलीडिंग। अब बाएं हाथ का करेंगे एक अलग आंकड़ा आएगा, दाएं हाथ का करेंगे एक अलग आंकड़ा आएगा, राइट? तो दैट इज मिसलीडिंग थिंग। आप अगर आपके बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट है तो बॉडी खुद ही बताएगी। कैसे उसको समझना है, यही हमें समझना है आज के इस कार्यक्रम में। इसमें उसके लिए मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा आपसे। पहला, एक कन्वेंशनल सेटिंग में आज से पहले, इस आज के दिन से पहले अगर आपसे पूछता है सवाल, हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीज एंड रिस्क ऑफ ब्रेन स्ट्रोक, या फिर रिस्क ऑफ ब्रेन स्ट्रोक एंड हार्ट डिजीज लीड्स टू हाई ब्लड प्रेशर, कौन सा सही है इसमें से? पहला है सेकंड? सेकंड, राइट? अब देखिए, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कौन सा बोलेंगे? फर्स्ट। पेन है? तो डॉक्टर बोलेगा हाई ब्लड प्रेशर तो आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकता है, राइट? अब देखिए, आप इमेजिन कीजिए ये पाइप है आपके पास, यू हैव अ पाइप, आपने टैप में लगा दिया, राइट? टैप ऑन कर दिया, पानी जा रहा है पाइप से, आपने इसको दबा दिया अंदर यहाँ बीच में, तो पानी का प्रेशर, वाटर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा। जितना डायमीटर कम होगा उतना वाटर प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर है ये बात? तो अब वाटर को ब्लड बना देते हैं, तब भी ये रूल सेम ही है। तो हमारे ब्लड वेसल में ब्लड जा रहा है और वहाँ पे हार्ट के केस में बात करें तो वो हार्ट में भी ब्लड वेसल है, और ब्लड वेसल की डायमीटर कम होता जा रहा है। कम क्यों हो रहा है? क्योंकि चारों तरफ ब्लॉकेज है, राइट? तो उससे वॉल्यूम, जो उसका डायमीटर कम हो रहा है, डायमीटर कम होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा।
अब दवा देके ब्लड प्रेशर को घटा देंगे तो नंबर कम दिख रहा है आपको मॉनिटर में, लेकिन वो जो क्लॉट है, वो जो ब्लॉकेज है, क्या उसमें कुछ अंतर आया? नहीं आया। तो ये ठीक है कि अगर ब्लड प्रेशर हाई है इसका मतलब आपका ब्लॉकेज है विच इज नॉट गुड। लेकिन ब्लड प्रेशर को कम करने से, ब्लड प्रेशर को कम करने से खतरा कम हो गया, ऐसा नहीं है। ये बात सही है कि इंसान के जितने ज्यादा बाल ग्रे दिखेंगे, सफेद दिखेंगे, यानी कि वो उतना बूढ़ा है। लेकिन इसका विपरीत, अगर सफेद बाल को ब्लैक करने लगे तो बूढ़े का यंग नहीं हो सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट? सो हाई ब्लड प्रेशर इज ए इंडिकेशन, अगर लंबे समय तक लगाता रहता है कि हार्ट में दिक्कत है, ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन उसको कम करने से, दवाई से ब्लॉकेज नहीं खत्म हो जाती, कॉज नहीं खत्म हो जाता, राइट? सो पहली थ्योरी ठीक है कि हाई ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है, इसको कम करो, लेकिन कम करने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है। उसमें आपको काम करना, आपको ये पूछना है डॉक्टर से या अपने आप से, ये जो दवाई ले रहा हूं क्या इसका कॉज जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा है वो घटेगा क्या, राइट? कॉज को हटा दो, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। मैंने सांप को हटा दिया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल आएगा ना यहाँ पे अपने आप ही, राइट? आपने डॉक्टर के वहां से गायब हो गया, आप हॉस्पिटल से, तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ गया। देयर हैज टू बी ए कॉज। ज़ीब्रा के सामने से शेर अब चला गया, ब्लड प्रेशर कम आ गया। तो एक कॉज है, स्टेप 1। कॉज क्या है, कारण क्या है? जब तक कारण नहीं पता चले तब तक हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, राइट? तो कारण पता चले बगैर हम दवा ले लेंगे या हम उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे तो वो सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, नेवर, राइट? सो पहले तो ये देखना व्हाट इज द कॉज। जो कॉज है उस कॉज को वहां से हटा दो, क्योर सामने आ जाएगा, आना ही आना है। सो अब देखिए, अगर हम ये सोचें कि ब्लड प्रेशर इतना रहना चाहिए या उतना रहना चाहिए, 120 रहना चाहिए, कोई बोलेगा 130 रहना चाहिए, आंकड़ा दे दिया है, राइट? आजकल जो दुनिया है वो आंकड़े पे है, नंबर्स पे, टेक्नोलॉजी पे। हमारे पास पेशेंट आते हैं वो बिल्कुल हेल्दी हो गए, अब वो दौड़ भी पाते हैं, चल भी पाते हैं, पहले उठ भी नहीं पाते थे, लेकिन वो बोलते हैं मेरा जो मॉनिटर में ब्लड प्रेशर इतना दिखाओ पहले, तभी मैं मानूंगा कि मैं हेल्दी हूँ। ब्लड शुगर के लिए भी ऐसा, राइट? पहले वो पूरे दिन थके थके रहते थे, ठीक से आंखों से दिखाई भी नहीं देता था, दिन में इंसुलिन कई बार लेना पड़ता था, कई बार हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड होता है, सब कुछ बंद है, खुद ही बाजार जाते हैं सब्जी लेने, लेकिन कहता है मैं तभी ठीक मानूंगा अपने आप को जब ग्लूकोमीटर में 100 नंबर दिखाई देगा, अभी तो 170 दिखाई देता है, तो आई एम नॉट हेल्दी। मतलब टू मच डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को यूज करना है लेकिन डिपेंडेंट नहीं होना है, राइट? सो आप में से कितने लोग आए बाहर से? हाउ मेनी ऑफ यू? ग्रेट, फैंटास्टिक, लॉट ऑफ यू, राइट? और हमारे डायबिटीज एजुकेटर्स कितने हैं यहाँ पे? काफ़ी सारे, कॉन्ग्रेचुलेशन, गुड गुड दैट यू हैव कम फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। और यही बात आपको आगे बतानी है। तो जब आप आए तो आपने क्या किया, अपना ये वो गूगल मैप लगा दिया, गूगल मैप में संत हृदयानंद मेडिकल कॉलेज, राइट, वो लगा दिया। वो गूगल मैप क्या बोलेगा, गो स्ट्रेट, आप स्ट्रेट चले गए, नाउ गो राइट, टर्न राइट, आप राइट चले गए। करते 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 अचानक आपने देखा कि सामने ये बोर्ड लगा है, ये ऑडिटोरियम भी है, भीड़ भी है, वहाँ पे बैनर भी लगा हुआ है और हमारे श्रद्धेय बाबू जी वहाँ पे आपका स्वागत कर रहे हैं, आइए जी, यही है और आपका स्वागत है। लेकिन आप बोलेंगे रुको रुको रुको, गूगल मैप में देखूँ क्या बता रहा है। गूगल मैप बता रहा है 2 किलोमीटर आगे है, तो आपकी आंखें बता रही भाई ये है, आपके कान सुन रहे हैं, हमारे भाऊजी बोल रहे हैं भाई यही है, आ जाओ, लेकिन आप बोल रहे हैं मैं तब मानूंगा जब गूगल मैप बताएगा। गूगल में बोल रहे 2 किलोमीटर और आगे। 2 किलोमीटर और आगे गए, वहां एक गड्ढा दिखा तो सोच रहे कि यहीं पे कुछ ना कुछ होगा, मैं तो यहीं बैठता हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं टेक्नोलॉजी ठीक है, यूज करना है, बट एक टेक्नोलॉजी और भी दी है हमें, वो है हमारा खुद का दिमाग, हमारी खुद की बॉडी, राइट? इस टेक्नोलॉजी से बड़ी नहीं है वो टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी को इग्नोर नहीं करना है, इस टेक्नोलॉजी को लेके चलना साथ में। सो अगर ऐसा कुछ करेंगे तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। वी हैव टू टेक द एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी, बट नॉट, वी शुड नॉट इग्नोर आवर ओन टेक्नोलॉजी विच इज फार सुपीरियर देन द टेक्नोलॉजी विच वी आर यूजिंग प्रेजेंटली, राइट? सो मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि आंकड़े पे नहीं जाना है कि मेरा ब्लड प्रेशर कितना है, मेरा ब्लड शुगर का नंबर कितना है, उस आंकड़े पे नहीं जाना है। अगर आपको जाना ही है, हेल्थ का ख्याल रखना ही है, तो अपने आप से पूछिए कि हाउ आई एम फीलिंग टुडे, एम आई फीलिंग एनर्जेटिक, क्या मुझे एनर्जेटिक लग रहा है? अगर तो आंसर यस है तो आंकड़ा कुछ भी हो सकता है। मैं आपको उदाहरण से समझाना चाहता हूं इसको। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा जीने वाले लोग हैं, एक एग्जाम्पल नॉर्वेजियन,
तो वो 80 साल जीते हैं, उनका एवरेज ब्लड प्रेशर 150/90, एवरेज सभी का 150/90। अब यहां से अगर 2 डॉक्टर वहां चले गए तो क्या बोलेंगे सभी को दवा पे, यार ये सबके सब मरने वाले हैं हार्ट की बीमारी से, कल ही इनकी ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, सबके साथ दवा लो और उनको आपके ब्लड प्रेशर किसी भी तरह से करके 120 और बटे 80 तक तो लाओ, राइट। तो और ये कोई मेरा खुद के आंकड़े नहीं है, ये मेडिकल जर्नल में जो रेस्पेक्टेड मेडिकल जर्नल में रिपोर्टेड है, जर्नल ऑफ मेडिकल अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन 2013, तो उन्होंने ये बोला कि अगर ये गाइडलाइन को वहां इंप्लीमेंट करते हैं तो 76% ऑफ नॉर्वे के जो एडल्ट्स हैं दे आर सुटेबल फॉर ड्रग ट्रीटमेंट, राइट, उनको दवा लेनी पड़ेगी फिर, जबकि असलियत है कि वो दुनिया में वो सबसे ज्यादा जीने वाले लोगों में से हैं। तो क्या फर्क पड़ता है कि नंबर क्या है, वो 150 दिखा रहा है लेकिन आप 100 साल जी रहे हैं, राइट, 120 दिखा रहा है लेकिन वो 25 साल 30 साल में ही वो बीमार हो गए। तो नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये दिमाग में डाल दीजिए कि नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको तकलीफ है तो आपका बॉडी बताएगा कि आपको तकलीफ है, और तब क्रॉस वेरीफाई करने के लिए नंबर इंपॉर्टेंट है, तब क्रॉस वेरीफाई करने के लिए नंबर इंपॉर्टेंट है। गूगल मैप इंपॉर्टेंट है लेकिन आपका दिमाग उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो कई बार बोलते हैं, मैंने देखा कि टेक लेफ्ट टर्न, देखा लेफ्ट में एक दीवार बनी है, तो मैं समझ जाता हूं गूगल मैप ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन मेरी आंखें भी तो हैं, मेरे कान भी तो हैं, मेरी बॉडी भी तो है, तो मैं उसका हेल्प ले लूं, राइट। सो अब ठीक इसी तरह से अगर मैंने एक सवाल अभी पूछा आपसे कि भाई अभी ब्लड प्रेशर कितना बोलते हैं, तो 120/80, अगर इसी तरह से अगर यही वाला सवाल मैं आज से 20 साल पहले पूछता, 1997 कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए नॉर्मल जिससे ऊपर दवा देने की जरूरत पड़े, तो आप बोलते 160/100, 160/100। आज से 20 साल पहले अगर 160/100 के ऊपर किसी की ब्लड प्रेशर होती थी तब उनको दवा देना होता था, लेकिन 1997 में उसको कर दिया 140/90। अब आप बोल रहे हैं 120/80। अब देखिएगा इस साल के अंत तक ये हो जाएगा 115/75, और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन दुनिया में वही हेल्दी बचेगा जो अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराएगा। जो भी ब्लड प्रेशर चेक कराएगा वो दवा लेके आएगा, बीमार बन के ही आएगा, राइट। तो अगर आपको हेल्दी रहना है तो पहला मंत्र है कि आप चेक ही मत कराओ कुछ, आप हेल्दी हो जाओगे, राइट। सो इट इज़ वेरी मिसलीडिंग। आप देखेंगे दिल्ली में मेट्रो में, यहाँ भी शायद ऐसा कि फ्री, कोई भी चीज़ फ्री में मिले तो ठीक है, राइट। दिल्ली में बोर्ड लगा था एंजियोप्लास्टी 1+1 फ्री, राइट। वो वहाँ पे हमारे वहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल, एशियन में हॉस्पिटल, मेट्रो हॉस्पिटल, नी रिप्लेसमेंट 1+1 फ्री, कि दोस्त का नी रिप्लेसमेंट आप भी करा लो, फ्री तो मिल रहा है। तो ठीक उसी तरह से हेल्थ चेकअप फ्री साल में एक बार, राइट, क्योंकि वो पकड़ में तो आ नहीं रहे कुछ लोग अभी भी, हाँ, तो अब फ्री को देख के वो ललचा जाएंगे, चलो मैं भी करा लो, फ्री तो है, राइट। अब बस वो एक बार ग्रिप में आना चाहिए, अब फ्री है वो कराने चले गए मान लो, राइट, और ब्लड प्रेशर आ गया 150/90, नॉर्वेन का बंदा, और वो डॉक्टर बोलेगा कि आप तो बहुत बीमार हैं, आप पता नहीं चल के भी कैसे आए हैं, आप तो कभी भी हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। आप बोलेंगे भाई मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं तो चला। डॉक्टर आपको पहले तो कोशिश करेगा कंफ्यूज करने का, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हुए बिकॉज आपको पता है आपकी हेल्थ के बारे में। आप डॉक्टर क्या करेगा, एक फोन आपकी बीवी को लगाएगा, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो उनका क्या जवाब होगा, वहीं पकड़ के रखिए, हम लोग सब आ रहे हैं, वहाँ कहीं जाने मत दीजिए। तो मतलब ये है कि अवेयरनेस का जो लेवल है वो सिर्फ आप तक ही नहीं, पूरे फैमिली, पूरा एक, तभी जाके इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, राइट। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, किसी को, मॉडर्न लोगों को अंदर जाना अलाउड नहीं, ट्राइबल लोग हैं वो। वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे एक डॉक्टर मिले, डॉक्टर RC कर, वो 20 साल से जारावास उन्हीं ट्राइबल साथ रहते हैं। मैंने पूछा इनका ब्लड प्रेशर कैसा रहता है, तो उनका जो जवाब था, उनका ब्लड प्रेशर 100/60, 100/60, और किसी को कभी कोई बीमारी नहीं, हार्ट डिजीज नहीं, डायबिटीज नहीं, कभी ब्रेन स्ट्रोक हुआ ही नहीं, कभी 20 साल से रहते हैं। तो बोलने का मतलब यह है कि जिनका ब्लड प्रेशर 150/90 है वो भी इंसान है, जिनका ब्लड प्रेशर 100/60 है वो भी इंसान है, राइट, और दोनों के दोनों हेल्दी हैं। सो जो पैरामीटर है कि किस ब्लड प्रेशर पे हम उसको हेल्दी माने, ये अपने आप में बड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर सोचिए आपके शहर से दो डॉक्टर यहाँ पे नियुक्त हो जाए तो क्या करेंगे वो, अरे बाप रे इतना कम ब्लड प्रेशर, सबको तो ब्लड प्रेशर उठा के 120 से ऊपर तो लाओ कम से कम। तो और वो अपने लिए, ऐसा नहीं कि डॉक्टर चाहता है कि आप बीमार रहें, लेकिन डॉक्टर जो भी इलाज करेगा वो जो लिमिटेड नॉलेज है उसी के बेसिस पे तो करेगा, राइट। मैंने आपको शुरू में ही बताया कॉइन वाले एक्सपेरिमेंट से, एग्जाम्पल से, कि 50% ऑफ द मेडिकल ट्रायल आर हिडन,
जिनका एक्सेस ना तो किसी गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एग्जांपल, ना ही डॉक्टर के पास है। अब डॉक्टर के पास वो वाले रिजल्ट के एक्सेस ही नहीं है, तो जो एक्सेस है वो अधूरा है, तो डॉक्टर जो इलाज कर रहा है उस अधूरे नॉलेज के बेसिस पे कर रहा है, तो एक्चुअली वो उसका फॉल्ट नहीं है, बिकॉज उसकी नॉलेज ही उतनी सी है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो मॉडर्न मेडिसिन है दैट इज इम्परफेक्ट, उससे आपको इलाज लेना एक खतरे की तरह है, बिकॉज वो पता ही नहीं क्या होगा, क्योंकि जो एक्चुअल चीज जो होगा वो तो ट्रायल कभी आए नहीं सामने, वो तभी पता चलेगा जब एक्चुअली कुछ हो जाएगा आपके साथ, जो कि होता रहता है लोगों के साथ, राइट। सो एक इंपॉर्टेंट बात, ब्लड प्रेशर कैसे हमारा बॉडी बनाता है, उसके लिए सिर्फ एक ही स्लाइड काफी होगा। इस वक्त आपका ब्लड प्रेशर कितना रहेगा, किसी का भी आप में से, ये तय कौन करता है? ये ब्रेन, हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स। आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर यूं मान लीजिए, और एक्सपर्ट ड्राइवर है कि गाड़ी की स्पीड कितनी होगी ये कौन तय करता है? आप देखते हैं, राइट, आप सुनते हैं कि पीछे से हॉर्न बज रहा है कि नहीं, आप एक्सपीरियंस मेमोरी से आपको पता है इसी रूट से जाते हैं कि उधर एक गड्ढा आने वाला है, राइट। तो कई सारे इनपुट से डिसाइड करते हैं कि आपकी गाड़ी की प्रेजेंट स्पीड कितनी होनी चाहिए, राइट। ठीक उसी तरह से आपका बॉडी भी किसी भी समय आपका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, वो ये सारे ऑर्गन मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये सारे ऑर्गन अपने अपने, सिंपल भाषा में बता रहा हूं, हार्मोन्स, केमिकल रिलीज करते हैं कि मेरे हिसाब से इतना ब्लड प्रेशर, इतना ब्लड प्रेशर, और वो कंबाइन होता है और तब तय होता है कि आपका ब्लड प्रेशर एक्चुअली अभी कितना होगा, जो कि आपके हेल्थ के लिए और आप जिस काम को करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ओलंपिक में दौड़ने जा रहे हैं या जो भी काम करने जा रहे हैं वो काम आप परफेक्टली कर पाए। लेकिन अगर बीच में आप एक दवा खा लेते हैं तो इनकी जो कैलकुलेशन है वो सारी गड़बड़ होगी। वो कुछ ऐसा ही होगा, मान लीजिए आपकी जो गाड़ी है, एक नया गाड़ी आया और उस गाड़ी में एक नया फीचर है कि ड्राइवर सीट के साथ साथ पैसेंजर सीट में भी 2-3 स्टीयरिंग लगा दिए हैं। कैसा रहेगा आइडिया? ताकि पैसेंजर को कहीं जाना हो तो आपसे पूछने की जरूरत नहीं, वो घुमा देगा स्टीयरिंग जब मर्जी, ठीक रहेगा ना? पैसा उतना ही गाड़ी का, फालतू पैसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन स्टीयरिंग चार्ज और डाल के दे रहे हैं। यू नो इट विल बी रियली डेंजरस, राइट। गाड़ी कितनी भी बड़ी हो, ट्रेन कितना ही बड़ा हो, हवाई जहाज कितना भी बड़ा हो, कंट्रोल तो एक, पायलट तो एक ही होगा ना, ड्राइवर तो एक ही होगा ना। अगर ड्राइवर 10 होने लगे गाड़ी के अंदर तो क्या होगा? सिर्फ एक ही चीज होगा, एक्सीडेंट। वो कौन सा एक्सीडेंट होगा, कौन सी टांग टूटेगी, क्या होगा, कहां पे होगा, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि एक्सीडेंट ही होगा, नथिंग एल्स। मैं यहां पे आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपके बॉडी में ये जो लोग हैं, ये मिला के दे बिकम वन ड्राइवर, दैट इज यू। अब ये ड्राइव कर रहे हैं हर पल, इंक्लूडिंग इस पल भी डिसाइड कर रहे हैं आपका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, लेकिन आप उस पैसेंजर वाले के साथ जिसको एक स्टीयरिंग मिल गया कहीं से, आप उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो ये बड़ा ही ज्यादा डेंजरस बात है, राइट। तो अपने गाड़ी का स्टीयरिंग आप किसी और के हाथ में, यानी कि डॉक्टर के हाथ में या दवा लेके उसमें आप ऐसे मत कीजिए, राइट। तो जिस तरह से आप अपनी गाड़ी में एक और स्टीयरिंग पीछे नहीं लगाने देंगे, ठीक उसी तरह से, राइट। तो उतना ही खतरा है गाड़ी में, तो फिर भी कम खतरा है, पहले गाड़ी डैमेज होगा फिर इंसान जो अंदर बैठा वो डैमेज होगा, ये तो सीधा ही आप ही तो गाड़ी है, योर बॉडी इज ए व्हीकल, राइट। सो इट इज नॉट ए साइंस एट ऑल। दवा लेके ब्लड प्रेशर कम करना कोई साइंस नहीं है, ये एक तुक्का, एक फ्लूक है, राइट। तो ये अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं तो आप काफी बहादुर हैं और जिंदा भी हैं, राइट। ओके, तो यहां तक आपको ये समझ आ गई बात कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, वो कौन कंट्रोल करता है, दवा लेने से क्या हो सकता है, दुनिया में क्या चल रहा है, उसकी साइंस क्या है, उसकी कॉमर्स क्या है, उसका साइड इफेक्ट क्या है, काफी सारी चीजें आपको इन उदाहरण के थ्रू समझ आ गया है। अब एक चीज समझना बाकी है, आज घर जाके क्या करें हम, दवा लें कि ना लें, पहले तो ये बता दो, राइट। सो दैट इज व्हाट यू मे वुड लाइक टू नो कि वंस आई गो बैक शुड आई टेक द नेक्स्ट डोज ऑफ हाइपरटेंशन मेडिकेशन, इफ नॉट देन व्हाट टू डू, राइट। तो अब उस पे आते हैं। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपको करना है घर जाके, राइट, और घर जाके करना और कल आके बताना भी है। ओके, सो दुनिया में कई सारे लोग ऐसे हैं, उनमें से एक उदाहरण ले रहा हूँ, ताराहुमारा इंडियंस। ये नॉर्थ अमेरिका में एक जगह है जहाँ पे ये ताराहुमारा इंडियंस एक काइंड ऑफ सिविलाइजेशन रहती है। इनमें कोई भी हार्ट डिजीज नहीं है, इनमें कभी हार्ट डिजीज नहीं देखी गई, इनमें ब्रेन स्ट्रोक नहीं देखा गया, इनमें हार्ट अटैक नहीं देखा गया, ये मेडिकल जर्नल में रिपोर्टेड है। और ऐसे सिर्फ एक ही जगह नहीं है, पूरे दुनिया में, जैसे मैंने जारावास का एग्जांपल लिया थोड़ी देर पहले,
पूरे दुनिया में ऐसे चंक्स हैं, ऐसी जगह ऐसे ऐसे लोग हैं जहाँ पे हार्ट डिजीज नहीं होती है, नहीं होती है। आप देखिए इंडिया में, भोपाल में, दिल्ली में कितने परसेंट है? 33%। हर तीसरा आदमी के डेथ का कारण हार्ट डिजीज है। और ये लोग भी इंडियंस हैं, तारा हमारे इंडियंस, यहाँ पे हार्ट की बीमारी है ही नहीं, ना कभी थी। तो आपको हाई ब्लड प्रेशर से नहीं बचना है। हाई ब्लड प्रेशर से क्या हो सकता है, जैसा बोलते हैं हार्ट डिजीज, उससे बचना है। हाई ब्लड प्रेशर कॉज क्या है मैंने बताया अभी, ब्लॉकेज। वो ब्लॉकेज को हटाना है, इजंट दैट? और ब्लॉकेज जब हट जाएगा तो ब्लड प्रेशर नीचे आएगा, कम होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर जैसे ही कम होगा आपको आइडिया मिल जाएगा कि मेरा जो ब्लॉकेज था वो गायब हो गया अब, या कम हो गया अब। गेटिंग द पॉइंट? तो मेन आपका आइडिया है कि या तो ब्लॉकेज होगा या नहीं होगा। अगर तो ब्लॉकेज है तो वो कैसे जाए ताकि ब्लड प्रेशर नेचुरली नीचे आए, और हमें कैसे पता चलेगा? आपकी एनर्जी लेवल इमीडिएटली बढ़ जाएगी। पहले ऐसा होता होगा कि आप अगर 2 शॉपिंग बैग लेके चलने लगे तो 200 मीटर जाने के बाद हांफने लगते हैं, आप बैठना चाहते हैं, ऐसा कुछ। या आप स्टेयर चढ़ने लगे तो पहली मंजिल जाने के बाद रुकना पड़ता होगा कुछ लोगों को, तभी जाके सांस आती है, फिर दोबारा चलते हैं। लेकिन अगर वो ना करना पड़े, अगर आप 200 मीटर की जगह 2 किलोमीटर भी लेके चल रहे हैं लगेज, तब भी आप नहीं थक रहे हैं या कम थक रहे हैं, तो इंडिकेशन है कि आपका ब्लॉकेज हट चुका है, राइट? तो ये है डायग्नोसिस, मॉडर्न डायग्नोसिस, राइट? तो पहले तो रूल को अपनाएंगे, फिर चेक करेंगे भाई ये काम कर रहा है क्या। चेक करने का तरीका वेरी सिंपल, कि अभी आपकी एनर्जी लेवल कितनी है वो आपको आइडिया है कि अभी मैं शॉपिंग बैग लेके जाता हूँ, लगभग यहाँ तक जाता हूँ तो मुझे लगता है कि अब मैं थक गया हूँ तो थोड़ा वेट कर लूँ, या मुझे एंजाइना पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो मतलब मुझे आराम करना चाहिए, या शॉपिंग बैग उठाना ही नहीं चाहिए। और अगर ऐसा हो कि 1 किलोमीटर जा रहे हैं तब भी नहीं थक रहे, इसका मतलब दैट इज द इंडिकेशन, दैट इज द ट्रू इंडिकेशन कि वाकई में आपकी हार्ट का जो है पहले से बेटर हो गया है, वाकई में आपका ब्लॉकेज चला गया है। और सप्लीमेंट्री जो इंडिकेशन है वो है कि ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। हम ब्लड प्रेशर कम करने को एम नहीं कर रहे हैं, हमारा प्राइमरी गोल ब्लड प्रेशर कम करना नहीं है। हमारा प्राइमरी गोल क्या है? हार्ट की बीमारी को कम करना। सेकेंडरी गोल क्या फुलफिल हो रहा है? ऑटोमेटिकली एज ए रेस्पॉन्स ब्लड प्रेशर भी ऑटोमेटिकली कम होगा, वो बाई प्रोडक्ट है। ब्लड प्रेशर कम हो ज्यादा हो वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है कि क्या एनर्जी लेवल बढ़ी, क्या मेरा डिस्कंफर्ट घटा, क्या मैं ज्यादा देर तक चल सकता हूं, क्या मैं 3 मंजिल भी अगर दौड़ के चढ़ूं तो कितनी देर में मेरी सांसें वापस आती हैं, तो कितनी देर बाद मैं ठीक से बात कर सकता हूं बिना सांसें की फूले, राइट? गेटिंग द पॉइंट? सो ये है इंपॉर्टेंट पैरामीटर। इन पैरामीटर में अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो मतलब सिस्टम काम कर रहा है, राइट? कितना समय लगा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखने में? करीब 3 दिन, 2-3 दिन, इसलिए हम यहाँ पे 3 दिन तक हैं, रिस्पॉन्स अभी दिख जाएगा, राइट? करना क्या है? वही करना है जो ये लोग करते हैं। इनमें कोई हार्ट की बीमारी नहीं है। तारा हमारा इंडियंस, ये पूरी दुनिया जानती है, ये दौड़ते हैं, सुबह शाम तक दौड़ते रहते हैं, थकते ही नहीं, घोड़े की तरह। तो ये जो करते हैं वही आपको करना है। अच्छा, ये क्या करते हैं? दुनिया में देखा गया कि ये तारा हमारा इंडियंस या इस तरह के और भी पॉपुलेशन जहां पे हार्ट डिजीज नहीं है, वो सारे लोग सिर्फ एक ही काम करते हैं, एक ही काम। तो मतलब आज के घर जाने के बाद एक ही काम करना है, वो आपका नेक्स्ट स्लाइड है। ऐसे लोग, राइट, जिनका के फैक्टर कम होता है उनमें हार्ट डिजीज ज्यादा होती है, जिनका के फैक्टर ज्यादा होता है उनमें हार्ट डिजीज नहीं होती है। तो एक ही काम करना है, आपका जो के फैक्टर है उस के फैक्टर को ज्यादा कर देना है। अब जाहिर सी बात आप पूछेंगे के फैक्टर क्या है और कैसे इसको ज्यादा किया जाए, राइट? तो उसको समझिए, लेकिन ये मेडिकल भाषा में है पोटेशियम फैक्टर, राइट? लेकिन इसको सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ ताकि आप घर जाके कर पाए। तो ये यहाँ पे आंकड़े हैं, अगर आपको आंकड़े देखने हैं तो, कि जिन जिन जगह पे जिन जिन सिविलाइजेशन में के फैक्टर ज़्यादा है, योनोमामी इंडियंस ब्राज़ील जिसमें 20 के फैक्टर सबसे ज़्यादा, उनमें हार्ट की बीमारी सबसे कम है, और जिनमें सबसे कम के फैक्टर है उनमें हार्ट की बीमारी सबसे ज़्यादा है। तो ये वर्ल्ड का एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा है जो आपके सामने इस वक्त है कि के फैक्टर अगर बढ़ाएं हार्ट डिजीज घट जाएगी। के फैक्टर क्या होता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। इससे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये, फिनलैंड की सरकार ने क्या किया, 1972 से 1992 के बीच में 20 साल में उन्होंने अपने सारे जो रेजिडेंट हैं उनका के फैक्टर बढ़ा दिया, पूरे फिनलैंड का, और वहाँ पे हार्ट की बीमारी 60% कम हो गई, ब्रेन स्ट्रोक 60% कम हो गया, हार्ट अटैक 60% कम हो गया। ये मेडिकल जर्नल का रिपोर्ट है, उन्होंने पूरे अपने उसके लिए, राइट?
तो खैर इस मेडिकल कॉलेज के द्वारा हम पूरे भोपाल में तो कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ के फैक्टर बढ़ाना, और उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ करना है, दैट इज द नेक्स्ट स्लाइड, राइट। के फैक्टर क्या है? आपका सेल, आपके बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, पता है आपकी बॉडी में अनगिनत सेल है, हर सेल के अंदर कई सारे मिनरल्स हैं, उनमें से दो इंपॉर्टेंट मिनरल है सोडियम एंड पोटेशियम, राइट। आज से पहले इन दोनों का नाम नहीं भी सुना तब भी चलेगा, राइट। ये दोनों मिला के कांस्टेंट रहते हैं, अगर सोडियम बढ़ता तो पोटेशियम घटेगा, और पोटेशियम बढ़ेगा तो सोडियम घटेगा, लेकिन दोनों मिला के जो टोटल कंटेंट है वो सेम ही रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। एक को बढ़ाएंगे दूसरा घटेगा, दूसरे को बढ़ाएंगे एक, इस तरह से भगवान ने हमारे बॉडी को बनाया हुआ है। किसी भी सेल में हजारों तरह के मिनरल होते हैं, उनमें से दो मिनरल हैं सोडियम एंड पोटेशियम, एंड दोनों को प्लस करके जो अमाउंट है वो फॉर एग्जांपल 100 रहेगा। अगर सोडियम 70 है तो पोटेशियम कितना होना पड़ेगा? 30। अगर पोटेशियम को 50 कर दे तो सोडियम कितना बन जाएगा? 50। ये एक फॉर्मूला है हमारे बॉडी का। तो अगर के फैक्टर को बढ़ाना है तो पोटेशियम को बढ़ाना पड़ेगा, सोडियम को घटाना पड़ेगा। तो अब सवाल आता है पोटेशियम को सोडियम को कैसे बढ़ाएं, पोटेशियम को कैसे बढ़ाएं, सोडियम कैसे घटा दें बॉडी के अंदर, वो भी एक दिन में 2 दिन में, राइट। उसके लिए हम ऐसा खाना खाएं जिनमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, और ऐसा खाना ना खाएं जिसमें सोडियम बहुत ज़्यादा हो। सिंपल, राइट। जिस खाने में पोटेशियम बहुत ज़्यादा उसको खाएंगे तो पोटेशियम फैक्टर बढ़ जाएगा, राइट। लेकिन अब सवाल क्या आएगा, कैसे पता चलेगा कि भाई, कैसे पता चलेगा खाने की शक्ल देख के कि इसमें सोडियम ज़्यादा है किसमें पोटेशियम ज़्यादा है, राइट। हाउ विल नो इट? उसके लिए सिर्फ एक ही रूल, ये मेरा अगला स्लाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान का दिया हुआ जितने भी खाना है उसमें पोटेशियम बहुत ज्यादा है, और इंसान का बना हुआ जितना भी खाना है उसमें सोडियम बहुत ज्यादा है। आप देखिए, ये है सोडियम कंटेंट। इंसान का बना हुआ खाना, बिस्किट, मफिन, ब्रेड, डोनट, बर्गर, सोडियम का मात्रा कितना है? 450, 600, 400, 500, 490। जबकि भगवान का बनाया खाना, टोमेटो, कुकुम्बर, लेटस, एप्पल, बनाना, इसमें सोडियम कंटेंट कितना है? 3, 6, 9, 5, 7, राइट, 0.75। तो रूल ये, खाना खाने से पहले खाना आपने उठाया, अपने आप से पूछा ये भगवान ने बनाया इंसान ने बनाया? भगवान ने बनाया, खा लेता हूं बस। अगर ऐसा करेंगे, 2 दिन ऐसा करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ नहीं सकता, वो घटेगा, आपको मजबूरी में दवा छोड़ के फेंकना ही पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट, राइट। दिमाग में बस एक रूल रखिए, जब भी खाना खाएंगे ये भगवान ने बनाया इंसान ने बनाया, इंसान ने बनाया, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। एक नियम, बस एक आइडिया है मेरे पास कि घर जाके ना, जो आप किचन में जाइए, चारों तरफ देखिए, और इंसान का बनाया सारे खाने को उठा के छुपा दीजिए, और देखिए घर में जो बचा होगा भगवान का खाना, 2 दिन में आपके घर में जितने भी लोग हैं जिनके ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है सबका नॉर्मल हो जाएगा 2 दिन में, राइट। ये जो साइंस है ये कोई नया साइंस नहीं है, पहली बार नहीं बता रहा मैं। आज से पहले भी, करीब 40 साल पहले भी एक डॉक्टर ने बताया था, आपको याद दिलाता हूँ, डॉक्टर का नाम भी आपको याद हो जाएगा, आ जाएगा, कि अगर आप नमक खाएंगे तो आपको ब्लड प्रेशर की गोली तो खानी पड़ेगी। आपको याद दिलाता हूँ। सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब गोली खा। 40 साल पहले बता दिया आपको, बात समझ नहीं है, आप समझ आई बात। तो डॉक्टर गब्बर ने आपको बताया, आई एम श्योर कि अब याद रहेगा 40 साल बाद ही सही, राइट। तो कोई नई बात नहीं बता रहा मैं, सारा कुछ आपको ऑलरेडी पता है, सारा कुछ हजारों बार सुना, बस एक बार और सुन लिया आपने, राइट। सो वेरी वेरी हाई पोटेशियम एंड वेरी वेरी लो सोडियम, ये होना चाहिए आपका डाइट। और भगवान ने जब हमें बनाया तो हम क्या खाएंगे उसको भी बनाया, तो दोनों को मैच करते हुए, नट एंड बोल्ट, ताकि दोनों आपस में फिक्स हो जाए। ऐसे ही होता है ना, एक कंपनी नट बना रही है, दूसरी कंपनी बोल्ट बना रही है, तो वो फिक्स हो ना हो कुछ पता नहीं। एक ही कंपनी नट बना रही है और वही वाली कंपनी बोल्ट बनाएगी, तभी तो फिक्स होगी ना, राइट। तो आपको किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने नहीं बनाया, राइट। आपको जिसने बनाया है उसका बना हुआ जब खाना खाएंगे, राइट, वो खाना भी उसी तरह से बना हुआ है कि पता है कि कौन सी चीज कितना होने से कैसे आपका बॉडी काम करेगा, तो आपको बीमारी होगी नहीं, और अगर है तो रहेगी नहीं, ये पक्का है, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू। सो द ओनली थिंग इज लेट योर किचन बी योर हॉस्पिटल, राइट।
और मैं आपको बताऊंगा आगे जाके आज कि हमारे जितनी भी चीज़ भगवान ने बनाई है हमारे आसपास, उनसे हर चीज़ का इलाज हो सकता है, एक एक चीज़ का इलाज हो सकता है, एवरीथिंग, राइट। कोई भी चीज़ अगर किसी को, ऐसा नहीं कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम बीमार नहीं, बीमार तो सब पड़ते हैं, एनिमल भी पड़ते हैं, लेकिन बीमार पड़ने के बाद करें क्या उसी वक्त? तो एक ही चीज़ आती है, हॉस्पिटल जाओ। मैं चाहता हूँ कि आप एक ही चीज़ याद करें, बीमार पड़े तो चलो किचन में जाओ फटाफट, राइट, क्योंकि किचन में वो सारी चीज़ें हैं जो आपको आपकी बीमारी को परमानेंटली क्योर कर सकती है। और मैं इसमें लाइफस्टाइल डिजीज की बात नहीं कर रहा, मैं इमरजेंसी मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। लाइफस्टाइल डिजीज में तो आपको लगता होगा चलो खाना खाना ठीक कर देंगे कुछ हो जाएगा। आई एम टॉकिंग ऑफ हार्ट अटैक, आई एम टॉकिंग ऑफ एनी इंजरी, एक्सटर्नल इंटरनल इंजरी, इंटरनल ब्लीडिंग, वो सब जो लगता है कि ये तो कोई मॉडर्न मेडिसिन ही ठीक कर सकता है, जबकि ट्रुथ ये है कि वो सारी चीज़ आपकी किचन में इस वक्त भी है, वाइल यू आर सिटिंग हेयर। ओनली थिंग इज आपको पता ही नहीं कि ये कैसे काम करता है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है, किस तरह यूज़ करना है, दैट यू डू नॉट नो। एनीवे, टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट लिटिल बिट। वी हैव 3 days फ्रॉम नाउ, राइट। एक ही बात याद रखिए जिससे सब सारी चीज़ों का हल होगा कि अब इस पिक्चर को देखिए, टायर, राइट। सो इसमें अगर एयर प्रेशर ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत है, एयर प्रेशर कम होगा तो भी दिक्कत है। जब कंपनी ने बनाया इसको, जिस भी कंपनी ने बनाया उस टायर को, तो साथ में एक आपको आंकड़ा दे दिया, एक मैनुअल दे दिया कि इस टायर का प्रेशर इतने से इतने के बीच में रखोगे तो इसकी लंबी आयु होगी, आयु लंबी होगी। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझते हैं और आप इंश्योर करते हैं कि वो एयर प्रेशर हमेशा उसके बीच में हो, और वो हर टायर का अलग अलग होता है, इजंट इट। सारी टायर के एक नंबर नहीं हो सकते। हर टायर मैन्युफैक्चरर वाला बताएगा कि मेरे वाले टायर के लिए ये प्रेशर रखना, इसके वाले टायर के लिए ये प्रेशर रखना। वैसे ही इंसान की बॉडी है, सारी बॉडी बिल्कुल एक जैसी नहीं है। जैसे हर इंसान एक जितना खाना नहीं खाता, कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच हंगर, हाउ मच एपिटाइट, हज़ारों चीज़ों पे बेस्ड है। ठीक उसी तरह से ये मानिए मेरी बात कि हर एक की बॉडी एक नहीं है, तो हर एक के पैरामीटर्स, हर एक के लिए रूल्स वो एक नहीं होंगे, राइट। मान लो एक शू 9 साइज का हो, सभी को फिट करने लगेंगे तो क्या होगा? कुछ को फिट जरूर आएंगे, लेकिन 90% लोगों को फिट ही नहीं आएंगे, राइट। तो या तो उनके टांग पकड़ खींचेंगे, पैर पकड़ खींच, भाई इसको बड़ा करो, राइट, या उसको काट के छोटा करो। इन बोथ द केसेस ट्राइंग टू फिट योर फुट ऑन ए शू ऑफ डिफरेंट साइज, वो पीड़ा आप ही को होगी, दुख और दर्द आप ही को होगा। तो ये अगर आप समझ जाएं तो आपको पता चल जाए कि पैरामीटर्स, डायग्नोसिस, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। एक्चुअली उसकी इंपॉर्टेंस है ही नहीं। जितना ज़्यादा जल्दी डायग्नोसिस आया, अभी देखिए जब से ग्लूकोमीटर आया, जब लोग घड़ी घड़ी ग्लूकोमीटर घर में ही चेक कर सकते हैं, डायबिटीज़ कितनी बढ़ गई है, राइट। जबकि आप याद कीजिए आज से कुछ साल पहले, 20 साल 30 साल पहले, जब आप स्कूल में हुआ करते थे, तब ब्लड शुगर चेक भी हो सकता है, ये आपको पता भी नहीं था, और कोई बीमार नहीं था ब्लड शुगर का बीमारी। आज आप देखेंगे कि मैंने देखा है कि मेरे पेशेंट की बात करता हूँ मैं, खुद के पेशेंट की, 1 साल 2 साल 3 साल, इतने छोटे बच्चे डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट। अभी लेटेस्ट में देखा कितना, आप हैरान हो जाएंगे, 2 महीने की बच्ची डायबिटीज टाइप 1, यानी कि जितनी बार वो खाना खाएंगी उसको इंसुलिन लेना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज द ट्रूथ। लेकिन ना जाने कहाँ से उनको मेरे में पता चला, दे केम टू आवर कैंप, और कैंप में मैंने देखा, अब मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा आपको। है यहाँ पे इंसुलिन पेशेंट है, जया एक थी, मुझे बताया डॉक्टर गुलाब ने, अरे देर आप है ना यहाँ पे, ठीक है। एट देन मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा कि इस दुनिया में इंसुलिन की जरूरत किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं है। लेकिन हाँ, इंसुलिन लेने की आदत पड़ गई, कुछ साल निकल गए, अब हमने बॉडी ने उस तरह से अपने बॉडी को मैनेज, अंदर से मैनेज कर लिया, वो वाले हार्मोन बनाने कम कर दिए या बंद कर दिए। अब क्योंकि वो फैक्ट्री में ताला लग गया, बॉडी को लगा कि ये जो पेनक्रियास जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री का कोई काम ही नहीं है, इसको ताला लगा देता हूँ। लेकिन क्योंकि पेनक्रियास भी इंसुलिन बनाएगा, आपकी बॉडी भी इंसुलिन बाहर से आएगा, तो दैट विल बी डेंजरस, यू विल डाई इन 1 day, राइट। तो अब इंसुलिन डिपेंडेंट अब बन गए, अब, राइट। लेकिन जिस दिन आपका ब्लड शुगर हाई था, पहले दिन ब्लड शुगर हाई टेम्पोरली कभी भी हो सकता है। आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक ब्लड शुगर चेक कीजिए अपना, फिर कोई डरावनी मूवी देखिए, बहुत डरावनी मूवी के बाद दोबारा ब्लड शुगर चेक कीजिए, कुछ खाइए मत, ब्लड शुगर एकदम डबल हो जाएगा। तो ब्लड शुगर बढ़ने का मतलब कोई बीमारी है या ब्लड शुगर डायबिटीज है जरूरी नहीं है। ब्लड प्रेशर की तरह ब्लड शुगर भी कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो टेम्पोररी बढ़ भी सकता है, फिर अपने आप घट भी जाता है। वो आप देखिए, आप अपनी गाड़ी को कई बार 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चलाते हैं,
लेकिन जब अब देखते हैं कि मैं ओवरटेक कर रहा हूं, वहां से भी गाड़ी आ रही है, उससे पहले मुझे अपनी गाड़ी को ले जाना है, तो 120 किलोमीटर पर आवर भी सेफ ड्राइविंग स्पीड है उस वक्त के लिए, उस टेम्पररी टाइम के लिए। लेकिन उतने टाइम के लिए कोई सिर्फ उतना सा देखेगा कि आपके वहां पे रीडिंग, जो आंखें ऐसे करके सिर्फ उसको आपका जो गाड़ी का जो डैशबोर्ड ही दिखाई दे रहा है कि उसमें 120 किलोमीटर पर आवर दिखा, वो क्या बोलेगा, यार आप तो ओवर स्पीड करते हो, आप तो मार डालोगे हमें, राइट? क्योंकि वो पूरा कंडीशन नहीं देख रहा, वो पूरा सिचुएशन नहीं देख रहा, वो पूरा सर्कमस्टेंस नहीं देख रहा, वो एक घोड़े की तरह सिर्फ अपनी आंखों को ऐसा करके उस डैशबोर्ड को देख रहा है, राइट? तो ठीक उसी तरह से हमारा ब्लड शुगर भी ऐसे ही काम करता है कि जब भी कोई भी उसमें नंबर होता है, ब्लड शुगर का कोई भी लेवल होता है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर को कंसिडर किए बिना अगर हम सोचें कि मुझे इंसुलिन लेना चाहिए और ले लेते हैं, तो मान लीजिए आपने रास्ता एक ऐसा पकड़ा जिसमें आगे दुख ही दुख है, गम ही गम है, नुकसान ही नुकसान है, ये पक्का है। तो इसीलिए आपको सिर्फ एक ही बात याद रखना है इससे कि मैन्युफैक्चरर ने आपको भेजा है बना के, तो हर चीज़ का एक बैलेंस बना के भेजा है। ब्लड प्रेशर का बैलेंस, सोडियम पोटेशियम बैलेंस, ब्लड शुगर का बैलेंस, कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस, टेम्परेचर का बैलेंस, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, एक पर्टिकुलर प्रेशर में, एक पर्टिकुलर ब्लड शुगर लेवल पे हम सबसे अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। गेटिंग द पॉइंट? जब ये टायर एक पर्टिकुलर प्रेशर रेंज में होगा तो ये सबसे अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। प्रेशर का कुछ भी हो तब भी कुछ दूर तक चलेगा ही, लेकिन जल्दी खराब हो जाएगा। लेकिन वो प्रेशर कितना होना चाहिए, वो ब्लड शुगर कितना होना चाहिए, वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड कितना होना चाहिए, यूरिक एसिड कितना, ये जो सारे टर्म्स आप सुन रहे हैं ना, ये पिछले 15 साल की देन है। उससे पहले ये टर्म्स थे ही नहीं, लेकिन हर साल देखें 2-2 नए टर्म आ जाते हैं। अब उसमें ही लोग पूरी तरह से कि ये नंबर जो है यूरिक एसिड का, ये ऐसा नहीं आया तो ऐसा हो गया, तो मतलब दिमाग पूरी तरह से एंगेज्ड है, राइट? तो उन चीज़ों से हमें बाहर निकलना है, वी हैव टू कम आउट ऑफ इट, राइट? सो अब करना क्या है हमें, व्हाट वी हैव टू डू? हमने अभी हाइपरटेंशन की बात की, अब मैं हाइपरटेंशन से डायबिटीज़ की बात पे आ रहा हूँ धीरे धीरे। मैंने आपको बताया डायबिटीज़ अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। डायबिटीज़ का मतलब है हाई शुगर इन द ब्लड। पहली बात तो ब्लड में, बॉडी में शुगर की ज़रूरत क्या है, ब्लड में शुगर की ज़रूरत क्या है? इस वक्त आप जिंदा हैं, आप एनर्जेटिक हैं, राइट? तो आपके बॉडी में अनगिनत सेल्स हैं, हर सेल को हर पल जिंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, राइट? वो एनर्जी कहाँ से आता है? वो शुगर को बर्न करता है, जिससे एनर्जी पैदा होता है। शुगर इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ब्लड क्या करता है? शुगर को सेल्स के अंदर डालता है, सेल्स क्या करता है? उसको बर्न करता है और उससे एनर्जी, ताकत पैदा होती है, जिससे आप अभी जिंदा हैं। शुगर अच्छा है कि बुरा है? इज गुड और बैड? वेरी गुड। शुगर मीन्स, ब्लड शुगर मीन्स एनर्जी। हाई शुगर इज गुड और बैड? हाई एनर्जी, डॉक्टर बोलेगा आपका ब्लड शुगर 500, आप खुश, अरे बाप रे मेरी एनर्जी इतनी ज्यादा आज, नहीं। हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा, वो है हमारे ह्यूमन बॉडी का 60,000 किलोमीटर टू 1 लाख किलोमीटर। अगर आपके ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स, कैपिलरीज, वो सारे अगर लाइन बाय लाइन लगा दें तो 1 लाख किलोमीटर तक चले जाएंगे, और उसमें ब्लड ऐसे फ्लो करता है, राइट? और ब्लड क्या करता है? एज ए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वो ऑक्सीजन को, शुगर को, न्यूट्रिशन को, वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। ये काम है। जैसे आपका शहर में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वैसा पूरा फैला हुआ है, एक जाल, उसी तरह से हमारे बॉडी में एक जाल फैला हुआ है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। और उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को एफिशिएंट चलाने के लिए एक मैनेजमेंट है कि कितना शुगर रहना चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्लो ना हो जाए। शहर में अगर सड़क पे ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी तो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल बिकम स्लो। मैं देख रहा था कुछ लोग अभी भी लेट पहुंचे, क्यों भाई? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में वहाँ अटक गए रास्ते में। ठीक इसी तरह से जब शुगर का लेवल एक लेवल से ज़्यादा होता है आपके बॉडी में, तो बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्लो हो जाता है, यानी कि फिर न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल, उनका ट्रांसपोर्टेशन स्लो होने से किस पे असर करेगा? कौन से ऑर्गन पे असर करेगा? हार्ट पे करेगा, किडनी पे करेगा, आंखों पे करेगा, लंग्स पे करेगा, लिटरली हर ऑर्गन पे करेगा। किसी पे जल्दी, किसी पे बाद में। आपके शहर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर स्लो हो जाए तो सबसे ज्यादा असर किस पे करेगा? आप बोलेंगे सबसे पहले तो उसको पे असर करेगा जो इमरजेंसी पेशेंट होगा, फिर उस पे करेगा जिसके कोई इंटरव्यू देने जा रहा हो, उसकी जॉब लगने वाली हो, राइट? इस तरह से करते 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 आप पाएंगे ऐसा कोई भी नहीं है जिस पे असर नहीं करेगा। फाइनली हर एक पे करेगा। किस लेवल का असर कब करेगा वो एक अलग क्वेश्चन है, बट करेगा जरूर।
ठीक इसी तरह से अगर हमारे बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर स्लो हो जाता है तो सारे के सारे ऑर्गन, सारे के सारे सेल्स सफर करते हैं, और वो ऐसा स्लो अगर लंबे समय तक रहेगा तो हार्ट डिजीज है, किडनी फेलियर है, आई डिजीज है, ये सारी चीज होने लगती हैं। इसी को बोलते हैं डायबिटीज, राइट। सो लेकिन कितने शुगर को हाई शुगर बोलें, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम जल्दी से समझ लेते हैं कितने शुगर को, क्योंकि आज हमारा जो मेन मकसद है करना क्या है घर जाके, व्हाट वी नीड टू डू वंस यू गो बैक होम, ताकि आज के बाद, अभी के बाद अगली जो दवाई है वो खाना ना पड़े, लेकिन हम हेल्दी भी रहें, राइट। सो उसके लिए लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन एंड मेक यू अंडरस्टैंड। मैं उदाहरण लेता हूँ इसका, मेरे खुद का एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए ये 1 लीटर बॉटल है, 1 लीटर हालांकि है नहीं, लेकिन 1 लीटर मान लेते हैं इसको। मेरे बॉडी में, मेरा बॉडी वेट है 70 kg, और अगर सारा मैं खून बाहर निकाल दूं तो करीब 5 लीटर खून आएगा। कितने बॉटल चाहिए मेरे सारे खून को भरने के लिए? 5। एक बॉटल से, उनमें से 1 ड्रॉप खून निकालता हूं, ग्लूकोमीटर में डालता हूं, रीडिंग आती है 200। इसका मतलब यह है कि मेरे 1 लीटर खून में 2 ग्राम शुगर है। क्लियर है? आपके बॉडी से 1 ड्रॉप मैं खून निकालता हूं और ग्लूकोमीटर में डालता हूं, रीडिंग आती है 100, तो आपके 1 लीटर खून में कितना शुगर होना चाहिए? 1 ग्राम, है ना। तो जब भी आपकी रीडिंग आती है, रीडिंग का तात्पर्य क्या है? वो यही तात्पर्य है। मेरे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में कितना खून है? रीडिंग आई है 200, तो कितना शुगर है? 10 ग्राम। अगर मेरे पूरे ब्लड सर्कुलेशन से सारा शुगर निचोड़ देंगे तो 10 ग्राम शुगर निकलेगा, राइट। करीब 4 चम्मच शुगर निकल जाएगा। सो दैट इज व्हाट इज दैट, राइट। तो वो एक लेवल से ज्यादा शुगर होगा, या एक लेवल से कोई भी न्यूट्रिशन ज्यादा होगा, तो वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को चोक करेगा, यानी कि स्लो करेगा, जिससे बीमारियां होती हैं। यही है, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज। तो यानी कि हमें सिर्फ एक ही काम तो करना है कि शुगर ज्यादा सर्कुलेट ही ना करे। अगर ऐसा कर पाए हम, जो कि हमारे हाथ में है, कितने दिन में कर सकते हैं? 1 दिन में कर सकते हैं। 1 दिन तो 24 घंटा होता है। कल जब आएंगे आप तो तब तक 1 दिन हो चुका होगा। तो 1 दिन में करना क्या है, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो इसके लिए देखिए, कितना, पहले तो ये पता होना चाहिए कितना नॉर्मल शुगर होना चाहिए। 1979 तक ये पता था कि शुगर नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन कितने को नॉर्मल बोलेंगे ये नहीं पता था 1979 तक। 1979 में एक आंकड़ा आया 200। 200 का मतलब कितना हुआ? 1 लीटर बोतल में कितना शुगर? 2 ग्राम। 2 ग्राम शुगर को नॉर्मल बोला जाने लगा। इससे, क्योंकि ये देखा गया कि पूरी दुनिया में जिनके 2 ग्राम से ज्यादा शुगर रहता है पर लीटर, दे आर द वन दोज हु आर मोर सिक। तो ये आंकड़ा आया। लेकिन ये 1997 में एक और आंकड़ा आया WHO का, ADA का, 126 फास्टिंग ब्लड शुगर। फिर एक और आंकड़ा आया 100 प्री डायबिटीज 2003 में। फिर 2010 में एक की जगह 3-4 आंकड़े जुड़ गए कि पहले फास्टिंग टेस्ट कराओ, फिर पोस्टप्रांडल टेस्ट कराओ, फिर OGTT कराओ, फिर HbA1c कराओ। भाई इस जाल में नहीं फंसेगा उसमें तो फंस ही जाएगा ना। इतने टेस्ट करा दो, कहीं ना कहीं तो फंसेगा ही, और नहीं फंसेगा तो वो इतना थक जाएगा, बोलेगा दवा की बात करो, अब तो टेस्ट हो गए बहुत सारे, मान ही लेगा कि मैं तो डायबिटीज पेशेंट हूँ। आप देखते जाइए, आज की तारीख में इतने सारे टेस्ट हो गए हैं, राइट। तो 2010 में 10 से लेके अभी 2018 आ गया। अभी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो HbA1c 5.6 होना चाहिए, या फास्टिंग 100 से ऊपर नीचे होना चाहिए, पोस्ट पैंडल 140 होना चाहिए। ये प्रेजेंट आंकड़े हैं, राइट, जिसे हम बोलते हैं प्री डायबिटीज, राइट। इसका मतलब ये है कि इससे कम है तो ठीक है, नहीं तो इससे ज़्यादा है तो प्री डायबिटीज, राइट। सो नॉर्मली मेडिकल साइंस में एक नई चीज़ आई है कि इंसान हेल्दी नहीं है, या तो डायबिटीज़ है तो दबा दो, या प्री डायबिटीज़ है, होने वाला है। प्री डायबिटीज़ का मतलब क्या है कि डायबिटीज़ होने वाला है। हाइपरटेंशन, प्री हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन तो दबा लो, प्री हाइपरटेंशन होने वाला तो भी दबा लो। यानी कि हेल्दी इंसान नहीं बचा, या तो बीमार हैं आप तो दबा लो, या बीमार होने वाले हैं तो भी दबा लो, राइट। सो दैट इज व्हाट इज द ट्रूथ। सो अब ये जो आंकड़ा है, जो प्रेजेंट वाला आंकड़ा है, ये आंकड़ा कहां से आया? ये कभी आपने डॉक्टर से पूछा आपने कि आप जो बता रहे हैं आया कहां से? ये मेडिकल कॉलेज में, यहाँ नहीं, यहाँ तो नेचुरल मेडिकल कॉलेज है, कोई भी बड़े मेडिकल कॉलेज में इस तरह से एक सिखाने का लर्निंग पार्ट होता है कि आप पेशेंट को ऐसे देखो कि आपसे सवाल ना करे। वो इतना ऐसे घूर के देखें। आपने कभी किसी भी, आपने में से किसी ने भी किसी डॉक्टर से कभी सवाल पूछा? वो देखने का अंदाज ही ऐसा होगा कि आप सवाल ही नहीं पूछेंगे। यू आर नॉट अलाउड टू आस्क, राइट, कि आप यू हैव टू फॉलो, क्योंकि सवाल पूछेंगे तो जवाब तो है ही नहीं कोई। एक सवाल पूछ के देखिए, भाई ये आंकड़े जो हैं आए कहाँ से? पहली बात तो कोई पूछेगा नहीं, अगर पूछ ही लेंगे तो वो जवाब देंगे नहीं,
और जवाब दे भी देंगे तो जवाब आएगा ADA, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने ये आंकड़े भेजे हैं हमें। तो हमारे यहाँ पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, वो जो फॉलो करता है अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन को। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन से अगर पूछें कि आपको ये आंकड़े कहाँ से मिले कि इसके इस आंकड़े के जो ज़्यादा है नंबर उसको डायबिटीज़ बोलेंगे, उनको दवा देंगे, मेडिसिन उनको खाना पड़ेगा। आपको ये लग रहा होगा कि हज़ारों तरह के उन्होंने टेस्ट किए होंगे, हज़ारों साइंटिस्ट मिलके कई कई साल तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए होंगे, तब जाके आए। ट्रुथ ये है वो उन्होंने उसका जवाब दिया अपने ही मेडिकल जर्नल में। ये जर्नल की कॉपी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको मेल कर सकता हूँ, आपके फीडबैक फॉर्म में ईमेल आईडी दीजिए तो मैं मेल कर दूंगा आपको जर्नल की कॉपी। उनका जवाब था सिंपल भाषा में कि हमें ऐसा लगा कि ये आंकड़े इंसान के लिए ठीक होंगे और अगर ये ठीक नहीं होते तो दोबारा बदल देंगे। सोचिए, आपने मान लिया भगवान का दिया हुआ एक नंबर, एक आंकड़ा, उसको लेके पकड़ के बैठ गए, उसके हिसाब से सारी जिंदगी बदल दी, दवाइयां खा रहे हैं। बट ट्रुथ ये है कि उनको ऐसा लगा, कोई एविडेंस नहीं है, देयर इज नो एविडेंस टू प्रूव इट, कि एविडेंस दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, आपके जो ट्रायल्स है वो दिखाओ, नहीं है, नथिंग, राइट। सो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देखिए इसको खत्म करते हैं, फिर आते हैं सॉल्यूशन पे। एक एग्जांपल ताकि आप कन्विंस हो कि ये वाकई में ऐसा है। फास्टिंग ब्लड शुगर सुबह वाला और पोस्टप्रैंडियल ब्लड शुगर जो पूरे दिन में रहता है, कौन सा ज्यादा होता है नॉर्मली, पहला या दूसरा? ज्यादा दूसरा, फास्टिंग और पोस्टप्रैंडियल, राइट। तो ऐसा है कि फास्टिंग वाला होता है जो पूरे रात भर आपने कुछ खाना खाया नहीं और सुबह का आपने ब्लड शुगर लिया, दैट कॉल्ड फास्टिंग ब्लड शुगर। एक्सपेक्टेडली, एज पर योर नॉलेज, फास्टिंग शुड बी लेस, इजंट इट? एक्सपेक्टेडली। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब रात को हमने चेक किया था ब्लड शुगर था 200 सोने से पहले, सुबह चेक किया तो वो 250। मैंने कहा आधी रात को कुछ खा लिया होगा भाई, तो बढ़ गया। नहीं डॉक्टर साहब मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ और ऐसा रोज होता है और मैं तो घबरा गया पूरी रात भर, क्या होता है कि सुबह शुगर बढ़ जाता है उल्टा, तो ये तो कोई बीमारी है। अब इसको जरा अंडरस्टैंड कीजिए कि रात भर आपने खाया नहीं तो ब्लड के अंदर शुगर है वही वाला है जो रात को आपने खाना लास्ट खाया होगा, वो शुगर सर्कुलेट कर रहा है। आप सो रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी के सेल्स को अभी भी एनर्जी चाहिए, तो बॉडी के सेल्स जो ब्लड में रिमेनिंग शुगर है वो खींच के निकालती जा रही है, शुगर लेवल ब्लड में कम होता जा रहा है और आपकी रात बीतती जा रही है। तो सुबह जो एक्सपेक्टेड शुगर अमाउंट ब्लड शुगर है वो कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए? जबकि असलियत यह है कि हज़ारों लोगों का, करीब 55% पॉपुलेशन का, वर्ल्ड पॉपुलेशन, मतलब आधे ज़्यादा लोगों का सुबह वाली शुगर बढ़ी हुई आती है इन कंपैरिजन टू पिछले रात की जो शुगर थी। कारण ये कि रात भर में शुगर कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही। करीब 4 बजे फॉर एग्जाम्पल ब्रेन देखता है कि शुगर काफ़ी कम हो गई, अब तो 50 तक पहुंच गई है और कम होगा तो आप मर जाएंगे। तो ब्रेन तब लिवर को बोलता है कि भाई ऐसा करो, लिवर में स्टोर शुगर होता है, आपको पता है, कि थोड़ा शुगर उधार दे दो, ब्लड में डाल दो, ताकि जब आप उठें तो आप एनर्जेटिक फील करें और जब तक आपने ब्रेकफास्ट ना किया हो तब तक उस शुगर से आपका बॉडी काम कर पाए। इसे कहते हैं डॉन फिनोमिना। डॉन फिनोमिना कोई बीमारी का नाम नहीं है, इट इज़ नॉट ए नेम ऑफ एनी डिजीज, राइट। डॉन फिनोमिना मतलब ब्रेन ने डिसाइड किया कि आपके उठने से 1 घंटे पहले वो लिवर से बोल के कुछ शुगर ब्लड में डालेगा ताकि जब आप उठें आप एनर्जेटिक फील करें, ना कि एग्जॉस्टिव फील करें। तो ये ब्रेन ने हेल्प किया, आपकी बॉडी ने आपको हेल्प किया आपके दिनचर्या को ठीक से करने में। तो ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसी को हम बीमारी मान लें और दवा लेने लगे तो ये एक डिजास्टर है, राइट। तो यानी कि एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है जो कि एक्सपर्ट ड्राइवर है, आप पीछे पैसेंजर हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है, अचानक आप ड्राइवर का गला पकड़ लेते, ला मैं थोड़ा स्टीयरिंग मैं भी चला लूँ, राइट। तो वो गाड़ी का क्या होगा आप जानते ही हैं, राइट। तो लेकिन पूरे रात भर का जो ब्लड शुगर है उसका क्या फ्लो क्या है ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। मेरे पास एक टूल है, ये मैं, जय जी आप आएंगे स्टेज पे? आप इंसुलिन डिपेंडेंट हैं ऐसा मुझे आपने भी बताया और डॉक्टर गुलाब ने भी बताया। ये मेरे पास एक टूल है, इसको मैं आपके बॉडी में अभी लगा दूंगा, राइट। और लगाने के बाद ये क्या करेगा, मेरे पास एक मॉनिटर भी है, ये मॉनिटर को ये इससे कनेक्टेड है, पूरे रात भर में आपका जो ब्लड शुगर रहेगा एक एक पल का वो इसमें आता जाएगा। और कल जब आप मिलेंगे तो इसमें हम आपके जया जी का पूरे 24 घंटे का जो ब्लड शुगर रिपोर्ट है वो घड़ी घड़ी का इसमें आ जाएगा, एक एक सेकंड का इसमें आ जाएगा, उसका फ्लो आ जाएगा।
तो जब आप देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि ब्लड शुगर कैसे फ्लो करता है, राइट। अगर आप एक ड्रॉप लेके ब्लड शुगर देखते हैं, वो ब्लड शुगर आपकी बॉडी का नहीं है, उस ड्रॉप का ब्लड शुगर है, अंडरस्टैंड कीजिए। और वो एक ड्रॉप ये तय नहीं कर सकता आपके बॉडी के लिए क्या कौन सी मेडिसिन या क्या हेल्थ क्या होगी, वो ड्रॉप नहीं तय कर सकता। पूरे दिन भर का ब्लड शुगर का जो फ्लो है, इसको ऊपर कैसे करेंगे, ऊपर कर लेंगे, कर लीजिए, चेयर ला दीजिए यहाँ पे। सो एक चेयर ले बैठ जाइए। तो एक ड्रॉप से आपने देखा कि मेरा ब्लड शुगर इतना है, अकॉर्डिंगली आपने समझ लिया कि मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ या दवा लेना चाहिए या इंसुलिन लेना चाहिए। ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि वो जो ब्लड शुगर है वो उस ड्रॉप का ब्लड शुगर है, वो आपकी बॉडी का नहीं है, बॉडी के एक ड्रॉप का ब्लड शुगर है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आज घर जाइए, हर फिंगर से एक एक ड्रॉप लीजिए और आप ग्लूकोमीटर में देखिए, हर एक का नंबर अलग होगा, किसी में होगा 150, किसी में होगा 250। किसको मानेंगे? कई बार पेशेंट आते हैं मुझसे, होता है ना बड़े ही एक्सपेरिमेंटल पेशेंट, कि डॉक्टर एक में मेरा 150 है, एक में 250 है, एक में 225, कौन सा मानूं? मैंने जो अच्छा लगे वो मान लो जिसमें आपको खुशी मिल रही है वो मान लो आप। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये इतना बड़ा एग्जैक्ट साइंस है नहीं कि हम उसको बेस मान के अपनी दवा रिजीम शुरू कर दें। उससे आप हेल्दी हो नहीं सकते कभी भी। यू कैन नेवर बी हेल्दी विद दैट। हो रहा है ऊपर? ऊपर तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, होगा भी तो ये अटकेगा। तो अपना इसके बाद कपड़े कुछ ऐसा पहन के जो कि यहाँ तक पहुँचे, ठीक है ना, एक्सेस हो, तो मैं ये लगा दूंगा और फिर ताकि कल का ये हम ये देख पाएँ, ठीक है ना। वो लगाने की बात ज़रूरी इसलिए भी है आप सबके लिए ही, खास तौर पे जो इंसुलिन ले रहे हैं, जो इंसुलिन ले रहे हैं उनको ये पता चलेगा इंसुलिन उनका क्या हार्म कर सकता है। और इस वक्त जो आपके इन हाउस जो पेशेंट हैं उनमें से एक ही है जो इंसुलिन ले रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला कि इनको लगाते हैं, राइट। इंसुलिन जो पेशेंट ले रहे हैं, आपको ये बताना चाहूँगा कि जितना खतरनाक हाई ब्लड शुगर हो सकता है उससे हज़ारों गुना ज़्यादा खतरनाक है हाई इंसुलिन, राइट। तो जो इंसुलिन ले रहे हैं वो ज़्यादा खतरनाक है आपके बॉडी के लिए देन द ब्लड शुगर इटसेल्फ, पहली बात। दूसरी बात, अभी जो आप करने जा रहे हैं, आज जो आप करेंगे घर जाके, अगर हम मानेंगे मेरी बात तो आज से ही आपके इंसुलिन की अमाउंट को एटलीस्ट 50% ड्रॉप करना ही पड़ेगा। 50% नहीं ड्रॉप करेंगे, क्योंकि जो मैं आज बताऊंगा वो करेंगे तो आपका बॉडी भी इंसुलिन बनाएगा, राइट। लेकिन आप उतना ही इंसुलिन लेंगे तो क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब डेथ, राइट। सो इसीलिए मॉनिटर करना ज़रूरी है। तो ये एक एग्जाम्पल था। एनीवे अभी तो ये नहीं हो पाएगा एग्जाम्पल, हाँ इसके बाद तब अरेंज करेंगे, राइट। ओके, थैंक यू। तो ये जो एक ड्रॉप से ब्लड शुगर चेक करना और उससे तय कर लेना हमारी मेडिसिन क्या होगी, ये एक डेंजरस बात है। पहली बात तो ये कि मेडिसिन के चक्कर से, इंसुलिन के चक्कर से बचिए, और बचने के तरीके अभी आप जान लीजिए, और जानने से पहले एक दो स्लाइड और, ताकि आप कॉन्फिडेंस से जानें। वो ये कि सुबह का जो ब्लड शुगर है वो ज़्यादा अगर रहता है तो वो कोई बीमारी नहीं है, वो ब्रेन का डिसीजन है कि आपका ब्लड शुगर ज़्यादा दें ताकि आप अपने काम कर पाएँ पूरी तरह से शुगर यूज़ करके, जब तक कि आप ब्रेकफास्ट नहीं कर लेते, विच इज़ कॉल्ड एज डॉन फिनोमिना। इसका नाम है डॉन फिनोमिना। ये 2005 की बात है। उससे पहले लगता था कि सुबह का कम होना चाहिए, रात का। लॉजिकली ऐसे ही है, बट हमारा ब्रेन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंसान को पता नहीं है, वो धीरे धीरे पता चल रही हैं, राइट। लेकिन जब पता चल रही है तो ये क्लैरिफिकेशन एक आम आदमी को या एक आम डॉक्टर के पास नहीं होगी। आम डॉक्टर जो है वो मेडिकल जर्नल पढ़ेगा नहीं, आम आदमी मेडिकल जर्नल पढ़ेगा नहीं, वो यही मानता रहेगा कि मेरी सुबह की शुगर ज़्यादा है तो मैं बीमार हूँ, वो 100 से नीचे है तो ही ठीक है। जबकि ये नियम नहीं है। शुगर सुबह का ज़्यादा हो सकता है, आधी दुनिया का ज़्यादा होता है। मैं पेशेंट की बात नहीं कर रहा, हेल्दी लोगों की बात कर रहा हूँ, राइट। पेशेंट हो या हेल्दी लोग हो, राइट, आधे ज़्यादा लोगों का। आपके परिवार में मान लो 10 लोग हैं, 10 लोग सुबह का शुगर और रात का शुगर मेंटेन, एक बार चेक कीजिए, 5 लोगों का सुबह का शुगर ज़्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन टू रात वाले का। नहीं, रात का हो सकता है, नहीं सुबह का, ऐसा नहीं कि सबका ज़्यादा ही मिलेगा। हाँ, नॉर्मल मानेंगे, नॉर्मल है आपका 146 नॉर्मल है। अच्छा, कितना को एबनॉर्मल मानेंगे वो मैं अभी बताऊंगा, कितना होने से ज़्यादा माने वो अभी बताऊंगा, राइट। फिलहाल ये नॉर्मल है, राइट। सो अब देखिए, ये जो फैलाई हुई बात है कि सुबह का शुगर कम होना चाहिए, ये सारा कुछ इंडिया में जो फॉलो होता है वो है एडीए। एडीए का फुल फॉर्म पता है आपको? अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन। और अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन कौन है? अगर आप उनके वेबसाइट में जाके देखेंगे तो दे आर फंडेड बाय दीज कंपनीज। ये कंपनी कौन है? ये कंपनी वही है जो डायबिटीज की दवाइयाँ बनाते हैं। तो उनका एक ही गोल है, पूरी दुनिया को डायबिटीज पेशेंट में कन्वर्ट करते हैं, ओनली वन गोल,
राइट। तो अगर आपको ये यकीन नहीं होता तो एक काम कीजिए, आप एडीए ने कुछ समय पहले एक किताब लॉन्च किया कि डायबिटीज पेशेंट को कैसे खाना खाना चाहिए, खास तौर पे जब वो बाहर जाएं। तो वो किताब amazon.com में मिलेगी, एडीए के अपने वेबसाइट में मिलेगी, कई जगह मिलेगी। वो किताब मैंने खरीदी है। वो किताब का पहला पन्ना ये है कि हेल्दी फास्ट फूड ईटिंग, क्या क्या खाना चाहिए। पहले पन्ने को जब खोलेंगे तो उसमें आ जाएगा एक डायबिटीज के पेशेंट को यहाँ से खाना चाहिए, बास्किन रॉबिन से खाना चाहिए, बर्गर किंग से खाना चाहिए, डोमिनोज पिज्जा से खाना चाहिए, केएफसी से खाना चाहिए और मैकडोनल्ड भी जाना चाहिए, राइट। और अब आप अंदर के चैप्टर खोलेंगे तो मैकडोनल्ड जाएंगे तो कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, डिशेस मिलती हैं, और सुबह कौन सी मिलती है, शाम को कौन सी मिलती है। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। आप यकीन नहीं होगा, आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि amazon.com में जब किताब देखते हैं तो पहले कुछ पन्ने तो फ्री में भी पढ़ सकते हैं कि नहीं, राइट। तो आप देख लेंगे। तो जरा सोचिए कि अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन जो इस तरह की किताब निकालती है तो उनका इंटेंशन क्या हो सकता है, ये तो क्लियर है ही, राइट। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो बॉडी है दैट इज दे कंट्रोल कि भाई डॉक्टर्स को प्रिस्क्रिप्शन कैसे देना है, क्या करना है, राइट। तो डॉक्टर की अपनी गलती नहीं है, बट दे आर कंट्रोल्ड बाय समबडी एल्स, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय एडीए, राइट। सो इस तरह से है, तो शुरुआत ही गलत है ना। अब करना क्या है, आपका जो सवाल है कितना नॉर्मल कितना एबनॉर्मल होता है, ये इसका जवाब जानने के लिए मैंने पिछले 50 साल में जितने सारे मेडिकल ट्रायल हुए, इसको जानने के लिए वो सारे ट्रायल इकट्ठे कर लिए और वो मैंने एक स्लाइड में लगा दिया ताकि आप देख के खुद ही जज करें। वो स्लाइड ये रहा, 1985, 1993, 1994, 1999 इजिप्शियन ट्रायल, 1999 पीमा इंडियन ट्रायल, 1999 किरीबिती ट्रायल, 1993। ये सारे ट्रायल की मैंने लिस्टिंग कर दिया और उन ट्रायल के मुताबिक कितने शुगर को हाई शुगर माना जाए वो इस तरफ डाल दिया। किसी ने बोला 231, किसी ने बोला 228, किसी ने बोला 268, किसी ने बोला 252, ये भी कर दिया, राइट। सो जिनको अगर ये स्लाइड चाहिए या इनके और डिटेल में जाना तो वो मेल पे वो अपना मेल आईडी देके लिख सकते हैं फीडबैक फॉर्म में, आई वांट द डिटेल्स ऑफ दिस ट्रायल्स, मैं आपको ईमेल कर दूंगा, राइट। तो ये सारे ट्रायल्स को पढ़ के फिर मैंने जो निकाला वो मेरे अगले पेज पे है। एक किताब निकाली, लास्ट डेज ऑफ डायबिटीज, आज से 3 साल पहले, 2.5 साल पहले। और इस किताब का कंक्लूजन एक ही वर्ड है, वो है 250। पूरे दिन भर में भूल जाइए, फास्टिंग भूल जाइए, पोस्टप्रैंडियल भूल जाइए, ओजीटीटी, लेकिन जब भी आप चेक करते हैं, सुबह चेक करते हैं, रात को चेक करते हैं, अगर 250 से कम रहता है एवरेज ब्लड शुगर बिना दवा के, बिना इंसुलिन के, तो यू आर नॉट ए डायबिटीज पेशेंट। सुनने में आपको लग रहा है ये क्या, डॉक्टर 100 बोल रहे थे, 150 बोल रहे थे, आप 250 बोल रहे हैं, ये तो अलार्मिंग है, 250 हो गया तो कुछ हो जाएगा, दिमाग फट जाएगा, मतलब कुछ भी, राइट। लेकिन ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल था ये कन्विंस करना मेरे पेशेंट्स के लिए। लेकिन पिछले 3 साल इस बुक के निकालने के बाद, आंकड़े दिखाने के बाद भी पेशेंट की दवा छूट जाती है, लेकिन जब उनका ब्लड शुगर आता है से 210 फॉर एग्जांपल, वो पैनिक हो जाते हैं। अगर वो पैनिक नहीं भी होते हैं, उनका डॉक्टर पूछता है कितना ब्लड शुगर, बोलता है 210, डॉक्टर पैनिक हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस नहीं करेगी, हजारों और लफड़े हैं, तो वो घूम के मेरे पास ही आते हैं कि मैं हेल्दी फील कर रहा हूँ, एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो नंबर चाहिए जो डॉक्टर बताता है। बड़ी दिक्कत आ रही थी मेरे पास। लेकिन अब क्या हुआ, कोई एक चीज दुनिया में पहली बार डायबिटीज के पेशेंट के लिए कोई चीज अच्छी हुई है, वो है 6 मार्च। 6 मार्च इस साल एसीपी गाइडलाइन, डायबिटीज गाइडलाइन बदल गए और पहली बार दुनिया में मेडिकल इंस्टीट्यूशन ने यह माना कि अगर बिना दवा के आपकी ब्लड शुगर 250 से नीचे आती है तो वो नॉर्मल है, राइट, नॉर्मल है, पहली बार, राइट। तो ये पूरे जो एसीपी गाइडलाइन कहते हैं, अमेरिकन कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल डॉक्टर्स का जो कॉलेज है, राइट, विच इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ डायबिटीज, एडीए, आईएमए, इन सबसे भी बड़ी बॉडी है। तो उन्होंने ये गाइडलाइन निकाला, राइट। लेकिन ये गाइडलाइन जो निकाला, क्या आपका डॉक्टर आपको बताएगा? अगर बताए तो क्या होगा, 70% जो पेशेंट है जो दवा ले रहे थे उनकी दवा एक ही दिन में बंद हो जाएगी, बिकॉज द गाइडलाइन आर चेंज्ड। तो ये गाइडलाइन आया, ये अखबार में भी एक बार आया, लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई। मार्च की बात है, टुडे इज जून, राइट। सो 6 मार्च की बात है, आज 21 जून हो गया, ये इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि इंप्लीमेंट होते ही 70% दवाइयां जो बिक रही थी वो बिकनी बंद हो जाएंगी, बिकॉज 70% पेशेंट जो सो कॉल्ड पेशेंट, वो पेशेंट रहेंगे ही नहीं। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपकी ब्लड शुगर बिना दवा के इससे नीचे रहती है तो बात खत्म, फिर तो कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं, फिर तो डायबिटीज पेशेंट है ही नहीं, यू आर नॉट ए डायबिटीज पेशेंट एट ऑल, तो बात यहीं पे खत्म होती है। लेकिन अगर आपकी ब्लड शुगर 250 से ऊपर होता है तो बिना दवा के, तो आप डायबिटीज पेशेंट हैं।
तो उसको हाई शुगर मान सकते हैं। और ऐसा अगर लगातार रहेगा कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक, तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम एक दो दिन में नहीं होता है, दो चार दिन में नहीं होगा, लेकिन लगातार रहेगा और महीनों महीनों रहेगा, तो जाके हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, और आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, एम्पुटेशन का रिस्क हो सकता है। देन यू आर अ ट्रूली अ डायबिटीज पेशेंट। क्लियर है? तो यानी कि बिना कोई दवा लिए टेस्ट करना है, और अगर 250 से नीचे है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप पहले से ही ठीक है। और 250 से ऊपर है तो क्या करें? तो दवाई लें क्या? तब भी दवा नहीं लेनी है, क्योंकि दवा लेने से इन शॉर्ट आपको क्या होता है कि नंबर रीडिंग दिखा देती है, लेकिन वो शुगर कहाँ चला गया? दवा लिया, शुगर तो था ना बॉडी में, वो अचानक कहाँ गायब हो गया? कहीं छुप गया, राइट? कहीं गायब हो गया। दवा उसको खा जाती है, क्या करती है? सोचा कभी आपने? रीडिंग आ रही है 250, आपने दवा खाई, रीडिंग आया 150, वो 100, वो शुगर कहाँ गया? वो बॉडी के अंदर ही है ना, राइट? बॉडी के अंदर बस उसके उठा के, यहां से उठा के उसने क्या किया? दवा ने एक जगह से उठाया, उसको एक और जगह ठूस दिया। कैसे? मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं कि उसको उठाया और किडनी के कोने में डाल दिया, और वो इकट्ठा होता गया, दैट विल बिकम किडनी स्टोन। क्या आप किडनी स्टोन चाहते थे? नहीं, राइट? फॉर एग्जाम्पल पायग्लिटाजोन, जो इस वक्त इंडिया में 30 लाख लोग ले रहे हैं, पायग्लिटाजोन 1999 में दवा आई थी, टॉप 10 दवा में आती है वर्ल्ड में, बिकने में, राइट? हेल्थ के में नहीं, बिकने में, राइट? और ये दवा लेने से ही क्या करती है? शुगर को उठाती है, एक कोने में डाल देती है, ब्लैडर में इकट्ठा करते रहती है। फिर क्या हो जाता है? 4 साल, 5 साल, 6 साल में ब्लैडर कैंसर। शुगर तो उसका नॉर्मल आ रहा है, लेकिन ब्लैडर कैंसर हो गया। क्या आप यही चाह रहे थे क्या? ये तो नहीं चाह रहे थे ना। तो जब भी कोई दवा आप लेते हैं डायबिटीज की, शुगर नॉर्मल दिखाता है, तो मानिए शुगर कहीं गायब हो गया क्या? ब्लड से गायब हो गया, तभी रीडिंग कम आ रही है, लेकिन बॉडी में कहीं ना कहीं वो इकट्ठा कर रहा है, आइदर स्टोन बना के, या ट्यूमर बना के, या कैंसर बना के, या फिर वो आर्टरीज के अंदर वो उसको लॉक कर दे रहा है, जिससे वो क्लॉटिंग होगी, एंड दैट इटसेल्फ विल कॉज हाई ब्लड प्रेशर, राइट? तो याद रखिए, जब भी दवा खाते हैं रीडिंग कम आती है, तो या इतना समझ आ गया कि ब्लड में शायद शुगर थोड़ा कम है, लेकिन वो शुगर कहीं हाइड कर दिया, थ्रो कर दिया, छुपा दिया, राइट? और जहां भी छुपाएंगे वो बॉडी में कोई ना कोई जगह है। फॉर एग्जांपल काफी सारे लोगों का क्या होता है कि उनका शुगर नॉर्मल आने लगता है, लेकिन वो शुगर ये जहां पे जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स के बीच में जो जगह है, यहाँ पे छुपा दिया, तो जॉइंट की प्रॉब्लम होती है, अर्थराइटिस, पेनक्रियाटिस, ओटाइटिस, हजारों तरह की इन्फ्लेमेटरी डिजीज होने लगती है। तो ये तो नहीं चाहते थे इन एक्सचेंज कि डायबिटीज के बदले में कुछ और ले लो, राइट? दैट्स व्हाट यू डिडंट एक्सपेक्ट। तो कोई भी डायबिटीज की दवा सिर्फ एक ही काम करती है, शुगर को ब्लड से उठा के कहीं और हाइड कर देती है, जिससे आप डायबिटीज की बीमार कहें ना कहें, लेकिन ये श्योर है कि यू विल क्विकली सफर फ्रॉम सम अदर एलिमेंट, राइट? फिर जब आपको अर्थराइटिस हो जाएगा, या जब आपके जॉइंट पेन होने लगेगा, जब आपको ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपको तकलीफ दिखाई देगी, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कभी भी ये नहीं बताएगा कि ये तो डायबिटीज की दवा की वजह से था, वो उस चीज की भी एक दवा और भी आपको दे देगा, राइट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि डायबिटीज की दवा सिर्फ एक नंबर को घटाती है, बीमारी को नहीं घटाती, शुगर को बॉडी से बाहर नहीं थ्रो करती, शुगर बॉडी के अंदर ही होता है वो वाला, राइट? और वो शुगर बॉडी के अंदर है, वो ब्लड में है या हार्ट में है या किडनी में है, वो एक ही काम करेगा, आपको बीमार करेगा, राइट? सो इस बात को हमें अंडरस्टैंड करना होगा पूरी तरह से। वो बात, सोल्यूशन क्या है कि अगर शुगर बॉडी से किसी तरह से उतना अमाउंट ऑफ शुगर बाहर थ्रो हो जाए, दैट इज द सोल्यूशन, वो सोल्यूशन है। अच्छा, तो वो कैसे करेंगे, इस पे आते हैं अब। आज घर जाके क्या करना है, वो क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, राइट? सो नॉर्मल 250 से नीचे आ रहा है तो नॉर्मल है, और ये अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गाइडलाइन बोल रही हैं, तो आपके लिए और कन्वीनियंट हो गया, आपको इसे एक्सेप्ट करना और आसान हो गया, क्योंकि अब तो ऑफिशियल हो गया पूरी दुनिया में कि इससे नीचे आए तो नॉर्मल है, राइट? ये ऑफिशियल हो गया, ACP गाइडलाइन, एंड दैट इज 6 मार्च 2018, राइट? ये ACP गाइडलाइन है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, या फिर आप फीडबैक फॉर्म में नोट कर दीजिए, मुझे ACP गाइडलाइन भेजें, मेरी टीम आपको आपकी ईमेल आईडी पे पूरी गाइडलाइन, कई पेजेस की है, वो आपको मेल कर देगी, उसका लिंक दे देगी, आप देख सकते हैं उसको, राइट? सो करना क्या है, वंस यू गो बैक होम, राइट? तो उस पर आते हैं। देखिए, ये मैंने जिक्र किया था, इसको हटाना पड़ेगा, अंडमान निकोबार का एक सीन है छोटा सा, इसका मैंने आपको जिक्र किया था। अंडमान निकोबार, वो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको क्या क्या बोलते हैं, डू यू रिमेंबर? जारावास। तो दे आर प्रोटेक्टेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसा कर लिया कि वो बाहर ना आ सके और मॉडर्न मैन अंदर ना जा सके, उनको आइसोलेशन में रखा गया है।
दैट इज़ व्हाट इज़ डन टिल नाउ। लेकिन अबाउट 3 years बैक मुझे मौका मिला वहाँ जाने का, वहाँ के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर R.C. कर, उनसे मिलने का, जो कि वहाँ पे 20 साल से वहीं पे उनके साथ ही रहते हैं। ऑफिशियली गवर्नमेंट ने उनको अपॉइंट किया है, अब वो उनके घुल मिल गए हैं, उनके साथ ही वो रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या इनको कभी डायबिटीज़ होता है, तो वो बताया कि कभी डायबिटीज़ देखा नहीं गया, हार्ट डिजीज़ नहीं देखा गया। सिर्फ जब वो पेड़ में चढ़ते हैं और वहाँ से गिरते हैं या जंगली जानवर से झगड़ा लड़ाई होती है या अटैक करते हैं, तब वो इंजर्ड हो जाते हैं। इंजर्ड होते वक्त तब मैं अपनी सेवा देता हूँ उनको थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, और तब मुझे मौका मिलता है उनका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये सब चेक करने का। और उनको कभी भी कोई बीमारी होती नहीं है, सिर्फ इंजरी होती है कभी कभी, जिससे कभी डेथ भी हो सकती है। दैट इज़ द सेपरेट स्टोरी, राइट। तो ये इंडियंस हैं, जैसे हम भारतीय, ये भी भारत के नागरिक हैं, राइट। उतने ही इनके राइट्स हैं, वोटिंग राइट, जितने हमारे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इनमें हार्ट डिजीज़ 0%, इनमें डायबिटीज़ 0%, इनमें ब्लड प्रेशर की दवा 0%, राइट। तो ये तो हुई एक तरह के लोग। कुछ साल पहले मुझे मौका मिला एक और जगह जाने का, दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ पॉपुलेशन, वो है कुवैत। द मोस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट, मोस्ट परसेंटेज ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट, राइट। सो इंडिया में है करीब 10% लोग, और वहाँ है करीब 21%। तो मोस्ट परसेंटेज ऑफ डायबिटीज़ पॉपुलेशन, दैट इज़ कुवैत। सबसे अमीर देश भी है रेजिडेंट वाइज, और सबसे डायबिटिक भी है। तो मुझे मौका मिला दोनों पॉपुलेशन को कंपेयर करने का। सबसे ज़्यादा हेल्दी जारावास, सबसे ज़्यादा बीमार कुवैत ही। तो उनको स्टडी किया मैंने, कुवैत मेडिकल एसोसिएशन से थोड़ा सपोर्ट मिला, एंड आई केम टू द, ये जारावास की दिखने में दे आदिवासी। तो मैंने देखा कि एक ही चीज़ है जो दोनों का अलग है, वो है कुवैत पॉपुलेशन की जो डाइट है, आई कॉल इट अ VIP डाइट। VIP आपको पता है VIP किसे बोलते हैं? VIP इंडिया में VIP कौन है? लाल बत्ती है मान लो, या फिर राइट, ऐसे लोग जो लॉ के ऊपर हैं, जो नियम कानून तोड़ें और उनका कोई कुछ ना बिगाड़ पाए, वो VIP। रेड लाइट को क्रॉस कर रहे हैं इग्नोर करते हुए, और देखो VIP जा रहा है, क्योंकि रेड लाइट को वो क्रॉस कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ट्रैफिक रूल को वो तोड़ सकते हैं। ऐसे लोगों को बोलते हैं VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, राइट। कुछ खाना जब आप खाते हैं, जैसे वो पेट में जाता है, वो बन जाता है VIP। सारे पेट के नियम को तोड़ के सीधे ब्लड स्ट्रीम में जंप करता है, और ब्लड स्ट्रीम में जंप करते ही ब्लड शुगर बढ़ जाता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यानी कि बॉडी के कानून को तोड़ के कुछ फूड, कुछ तरह के खाना सीधे ब्लड में जब घुल जाते हैं, आई कॉल देम VIP डाइट। तो इस तरह के खाने में जो भी लोग रहेंगे, वो कितने भी हेल्दी क्यों ना हो, कुछ समय के अंदर वो पेशेंट बन ही जाएंगे, वो चाहे मैं हूं या आप हैं। जारावास लोग वो जिस तरह के खाने को खाते हैं, मैंने उसको बोला है DIP, आप और हम, डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल। हम ट्रैफिक रूल कैसे, हम ट्रैफिक में कैसा बिहेव करते हैं, इस तरह से। रेड लाइट है तो रुक जाते हैं, ग्रीन लाइट है तो इधर देखते हैं, इधर दूसरी दोनों तरफ देखते हैं, प्रोटेक्शन देखते हैं, लोगों की सिक्योरिटी देखते हैं, सारा कुछ देखते हुए तब हम आगे बढ़ते हैं। किसी को चोट ना पहुंचे, हमें चोट ना पहुंचे, गाड़ी ठीक रहे, हजार चीज सोचते हैं। हम हैं DIP। कुछ खाना ऐसे है कि जैसे वो पेट में जाता है, वो पेट में जाके बॉडी को आंकता है, राइट। बॉडी के ट्रैफिक के नियमों को समझता है। अगर ब्लड शुगर ऑलरेडी ज़्यादा है तो वो ब्लड में नहीं घुलेगा, वो लिवर में ही छुप जाएगा, या फिर इंटेस्टाइन में चला जाएगा, वेट कर लेगा, या फिर कोलोन से बाहर चला जाएगा। और जब ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल से कम होगा, तब भी ड्रॉप बाय ड्रॉप वो ऐड होगा। सो ब्लड होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो कोई भी आप में से अगर दवा ले रहे हैं, कितने भी बीमार क्यों ना हो, अगर आप कुछ समय के लिए, कुछ समय मतलब 3-4 दिन के लिए भी अगर DIP खाना खाने लगे, तो आपकी ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड शुगर, आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा। कितने दिन में? 3-4 महीने नहीं बोला, 3-4 हफ्ते भी नहीं बोला, 3-4 दिन की बात कर रहा हूँ, 2-3 दिन की बात कर रहा हूँ, इतने दिन में, राइट। और आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आपको इंसुलिन खत्म करना पड़ेगा, इंसुलिन डोसेज, आपको ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की मेडिसिन, दवाइयों को फेंकना पड़ेगा, और ऐसा नहीं किया तो आप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे उल्टा, राइट। सो दैट इज कॉल्ड DIP डाइट, राइट। सो यानी कि अब DIP डाइट कैसे काम करता है कि आपका बॉडी, आपका स्टमक, राइट, जब भी खाना आता है तो स्टमक एक केमिकल प्रोड्यूस करता है, इसे कहते हैं इंक्रेटिन। इंक्रेटिन इज काइंड ऑफ हार्मोन, राइट। और ये ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह काम करता है, जो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, पूरा चीज़ को समझता है, एक ट्रैफिक को रोकता है, दूसरे ट्रैफिक रूल्स फॉलो कराता है। वैसे ही हमारे पेट के अंदर एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर है छुपा हुआ, जिसका नाम मैंने बताया था अभी, इंक्रेटिन हार्मोन, इंक्रेटिन, राइट। और वो हार्मोन को समझता है हमारे फूड के अंदर एक ड्राइवर है, फूड का ड्राइवर, राइट। जब भी आप कोई खाना खाते हैं, वो खाने के अंदर एक ड्राइवर छुपा है। मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ।
कोई भी आप घर जाके एक्सपेरिमेंट कीजिए, कोई भी फल लीजिए, कोई भी सब्जी लीजिए ताज़ा, उसको जूस बनाइए और जूस बना के उस जूस को माइक्रोस्कोप के अंदर रखिए, और जब माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे तो जो दिखेगा, व्हाट यू विल सी इज दिस। ये आप देख रहे हैं, कोई भी फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस को अगर आप लेके माइक्रोस्कोप के अंदर डालेंगे तो ये दिखेगा। ये लिविंग है, नॉन लिविंग है? लिविंग है। ये जो चमकता हुआ देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं लाइव एंजाइम्स, राइट। ये है आपके फूड का ड्राइवर। और ये लाइव एंजाइम क्या करती है, जब ये जाती है तो जो इंक्रिटिन है, पुलिस ट्रैफिक पुलिसमैन, उसके सिग्नल को ये समझती है कि फूड को आगे बढ़ना है, ब्लड में घुलना है, लिवर में छुपना है, कोलोन में जाना है। तो वो जो डिसीजन मेकिंग है कि फूड का अगला कदम क्या होने वाला है क्या होना चाहिए, बॉडी को कहाँ जरूरत है, कितनी जरूरत है भी कि नहीं, ये डिसाइड करने वाला डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? ये इंक्रिटिन को समझने वाला, दैट इज दिस लाइव एंजाइम। अब क्या कीजिए, कोई भी पैक्ड बोतल ले लीजिए, पैक्ड जूस, राइट, कोई भी पैक्ड जूस लीजिए, राइट, ट्रॉपिकाना एक्सेट्रा, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर डालिए, तो क्या आपको लगता है ये लाइव एंजाइम दिखेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। उसमें न्यूट्रिशन बहुत होगा, राइट, उसमें कैल्शियम भी होगा, उसमें विटामिन सी भी होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन लाइव एंजाइम नहीं है। यूं मानिए आपके पास एक बहुत बड़ी अच्छी गाड़ी है लेकिन ड्राइवर ही नहीं उसमें। आपने स्टार्ट कर दिया और एक्सीलेटर के ऊपर एक ईंट लगा दिया, तो गाड़ी कितनी भी अच्छी महंगी क्यों ना हो, क्या होने वाला है? यानी कि गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर का जो महत्व है, वही खाने के अंदर ड्राइवर का महत्व है। तो हम क्या करते हैं, इंसान क्या करता है, खाने को लेता है, उसको ड्राइवर को पहले मारता है, उसको जला के, भुना के, उसको पका के, ये देखता है कि ड्राइवर, एक एक ड्राइवर मर जाना चाहिए इसके अंदर। तो अब आपके, जब आप किसी खाने को कुक करते हैं तो, या उसको प्रोसेस करते हैं, तो उसके न्यूट्रिशन लगभग मान लो सेम भी रहता है, कैल्शियम भी उतना है, न्यूट्रिशन भी उतना है, कार्बोहाइड्रेट भी उतना है, लेकिन ड्राइवर ही नहीं है, राइट। तो बिना ड्राइवर की गाड़ी जितना खतरनाक हो सकता है रास्ते, रोड पे, बिना ड्राइवर का फूड उतना ही खतरनाक हो सकता है आपके बॉडी के अंदर के रास्ते के लिए, राइट। सो आपको ये देखना है कि जब भी मैं खाना खा रहा हूं तो क्या इसमें ड्राइवर है। अगर तो ड्राइवर है तो ब्लड शुगर कितना होगा, ब्लड प्रेशर कितना होगा, ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर ड्राइवर नहीं है तो कितना भी चिंता कर लें, कुछ होने वाला नहीं है, राइट। तो सिंपली इतनी बात समझनी है। तो अब थैंक यू फ्रेंड। तो ये समझना है कि वीआईपी खाना कौन सा है, डीआईपी खाना कौन सा है, राइट। सिर्फ वो खाना जिसमें ड्राइवर है वो है डीआईपी, और वो खाना जिसमें ड्राइवर नहीं है वो है वीआईपी, राइट। बिना ड्राइवर वाला गाड़ी कैसे चलेगा? वीआईपी की तरह ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करेगा, सीधे भागेगा, राइट। तो इसको समझिए, वो सिर्फ दो तरह के खाना हो सकता है। आपके दिमाग को आराम से ये बात समझ आ जाएगी। दो तरह के खाना इस दुनिया में जिसे हम बोल सकते हैं वीआईपी डाइट। एक तो है एनिमल फूड। एनिमल फूड जब मैं बोलता हूं तो एनिमल फूड का मतलब सिर्फ मीट, मछली, अंडा नहीं है। कोई भी चीज जो एनिमल से आती है, जानवरों से आती है, जैसे दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ, राइट, वो भी एनिमल फूड है। जब भी किसी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में लेक्चर होता है, यहाँ तक तो लेक्चर सब ठीक लगता है, जैसे यहाँ तक दूध वाली बात आ जाती है, डॉक्टर साहब ये बाकी पार्ट कल कभी और कर लेंगे, राइट। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन होता है, राइट। लेकिन असलियत ये है कि एनिमल फूड, एनी एनिमल फूड दैट इज ए वी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पॉइजन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दूध पॉइजन है, मैं बोल रहा हूँ वीआईपी डाइट है। उसको अगर लेंगे तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, यानी कि फूड विदाउट ड्राइवर, या फिर इंडस्ट्रियल फूड, कोई भी खाना जो आप तक पहुंचने से पहले फैक्ट्री में जाके कुछ समय बिताए और फिर आप तक पहुंचे, दैट इज कॉल्ड वीआईपी डाइट, राइट। तो खाना फैक्ट्री में रुक के आया है तो वो आपके लिए नहीं बना है, राइट। दैट इज ए वीआईपी। वो खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, लेकिन वो खाएंगे तो वो वीआईपी की तरह काम करेगा बॉडी में। कुछ दिन तक खाते रहेंगे तो कभी कभी फिर जाके आपका ब्लड शुगर हाई होने लगेगा, या फिर तकलीफ होने लगेगी, ब्लॉकेज होने लगेंगे, सिस्ट बनने लगेंगे, ट्यूमर होने लगेगा। दो तरह के खाने को आप बोल सकते हैं डीआईपी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन रॉ फॉर्म। जब इसको खाएंगे तो जितनी सारी प्रॉब्लम, किसी को ट्यूमर है तो ट्यूमर कम होने लगेगा, किसी को स्टोन है तो स्टोन डिजॉल्व होने लगेगा, राइट। ये मैं तो अपनी आंखों से देखता रहता हूँ, हजारों पेशेंट्स में हमने देखा है, कई कई देशों में देखा है। और वो कुछ दिनों में कैंसर के पेशेंट है, इट टेक्स फ्यू डेज, कैंसर सेल्स वो मरने लगते हैं अपने आप ही।
इतना अमेजिंगली। और ये सारी चीज़ें कोई नई बात नहीं है, ये मेडिकल जर्नल में ऑलरेडी है, लेकिन वो जर्नल की जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचाने के लिए कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी तो नहीं को स्पॉन्सर करेगा उसको, इसीलिए वो आप तक नहीं पहुंचती है, राइट। सो ये दो चीज़ें हैं जो DIP डाइट है, ये दो चीज़ें हैं जो VIP डाइट है। तो अब घर जाके स्टेप बाय स्टेप क्या करना है वो आप अभी देखिए, व्हाट यू हैव टू डू। कोल्ड ड्रिंक VIP डाइट, कोल्ड ड्रिंक की जगह DIP डाइट शुरू कर दीजिए। कोकोनट वाटर, नारियल पानी, दुनिया का भगवान का बनाया हुआ सबसे बढ़िया मिनरल वाटर, राइट। वो हमने कौन सी चीज को बढ़ाना है ब्लड प्रेशर के लिए? पोटेशियम, हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम। किडनी पेशेंट मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर ने मना किया कोकोनट वाटर लेने के लिए, लिख के दिया है, वो मना किया, कहीं ऐसा ना हो कि पेशेंट ठीक हो जाए। सो और अगर कोई पेशेंट है, किडनी का पेशेंट है, आप अगर कोकोनट वाटर देते हैं तो ही विल गेट क्योर्ड वेरी क्विकली। हमारे पास तो ऐसे हजारों पेशेंट्स हैं। तो कोकोनट वाटर, कोल्ड ड्रिंक इज ए VIP डाइट। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, 2-4 वॉलंटियर्स स्टेज पे आ जाएं। आई नीड 2-3 वॉलंटियर्स टू बी ऑन द स्टेज। ये कुछ हैं जो आप या यहाँ से भी ऑडियंस आ सकती है, ये लेके आप इसको लेके थोड़ा देखिए, बांटिए अपने आप।